हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं समता एजुकेशन पर। आपका देखो यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो निकालता है हमारे पास इनइक्वालिटी। ठीक, तो बात करते हैं इनइक्वालिटी की। तो ये आपके बैंकिंग एग्जाम्स की पर्पज से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कम से भी कम 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं प्री में। तो यहाँ पे आपके जो मेन टॉपिक होते हैं बैंकिंग के, आपके एग्जाम की बात करें तो वो 4 आपके मेन टॉपिक होते हैं। पहला टॉपिक जो आपका आता है यहाँ पे वो आता है सिंप्लीफिकेशन। आपका क्या आता है यहाँ पे? सिंप्लीफिकेशन आपका पहला टॉपिक होता है जो इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद बात करें दूसरा टॉपिक की, तो दूसरा टॉपिक जो आपका होता है यहाँ पे वो आ जाता है आपका नंबर सीरीज आपका आ जाता है। और अगर मैं बात करूँ तीसरे टॉपिक की, तो जो आपका तीसरा टॉपिक आता है वो आता है आपका इनइक्वालिटी। एंड जो आपका फोर्थ टॉपिक होता है वो आता है आपका यहाँ पे डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। अब देखो यहाँ पे ये 4 टॉपिक, अगर आपको बैंकिंग एग्जाम्स में अगर आपको मैथ्स अगर आपका पार्ट जो है वो क्लियर करना है तो आपको ये 4 टॉपिक पर आपकी कमांड बहुत अच्छी होना जरूरी है। तो यहाँ पे इन सब में से अगर बात करूँ मैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास में वो डीआई आ जाता है। उसके बाद में आपका आता है यहाँ पे इनइक्वालिटी वाला पार्ट। देखो इनइक्वालिटी वाला पार्ट जो है आपका, इसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो 5 मार्क्स के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्री में। तो यहाँ पे देखो अगर आपको 5 मार्क्स लेके आने हैं तो ये आपको टॉपिक थोड़ा सा अच्छे से आना चाहिए। और ये टॉपिक जो है आपका बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। बस आपको थोड़ी सी चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है और आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे इस वीडियो को और बात करते हैं यहाँ पे इसी टॉपिक के बारे में जो होता है इनइक्वालिटी। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे सबसे पहले इनइक्वालिटी के बारे में कि इनइक्वालिटी क्या होती है और कैसे इसको समझते हैं यहाँ पे। तो देखो बात करें इनइक्वालिटी की, तो आपके पास 2 टाइप की इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस बनते हैं। जब बात करेंगे सबसे पहले हम पार्ट 1 में जो आपका जो पहला टाइप का क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे होते हैं। तो देखो टाइप 1 में जब बात करेंगे यहाँ पे, तो आपका जो क्वेश्चंस आते हैं वो एल्जेब्रिक पर बेस्ड आते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर बेस्ड आते हैं। और जो सेकंड पार्ट होगा यानी सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो होते हैं अर्थमेटिक पर बेस्ड। जो अर्थमेटिक वाला पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। बट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो एल्जेब्रिक बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में कि वो कैसे सॉल्व होते हैं यहाँ पे। तो जब एल्जेब्रिक बेस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे तो इनइक्वालिटी में, तो आपके पास यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन दे रखी होगी। किसमें? 2 वेरिएबल्स के टर्म्स में, एक्स और वाई के टर्म्स में। आपको वहां पे क्या करना होगा? आपको यहाँ पे कंपेयर करना होगा। क्या कंपेयर करना होगा? कि जो आपके वेरिएबल्स हैं यहाँ पे एक्स और वाई, उनकी वैल्यूज को वो आपको ये बताना होगा कि कौन सा टर्म्स यहाँ पे बड़ा है और कौन सा टर्म यहाँ पे छोटा है। तो जो आपकी बात कर ले यहाँ पे, तो आपके जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेंगी वो आपकी 2 टाइप की बनेंगी यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपकी पहली बनती है वो बनती है आपकी यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वो होती है आपकी लीनियर एक्सप्रेशन। आपकी क्या होगी? आपकी लीनियर एक्सप्रेशन होगी आपकी। और जो दूसरी आपकी बनेगी वो आपकी बनेगी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। आपकी जो बनेगी आपकी दूसरी एक्सप्रेशन आपकी बनेगी वो बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आपके पास 2 टाइप की एक्सप्रेशन आपकी यहाँ पे बन जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लीनियर एक्सप्रेशन की कि लीनियर एक्सप्रेशन आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे। तो देखो लीनियर एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो लीनियर एक्सप्रेशन में आपका क्या होगा? जो आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो बनेगी आपकी, उसमें क्या होगा? जो वेरिएबल आपका होगा एक्स और वाई, उसकी जो पावर होगी आपकी वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ आपको एक लीनियर एक्सप्रेशन आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे आपकी लीनियर एक्सप्रेशन बनेगी एक तो ax + by = c। इस तरह की आपके पास क्या होगी? आपकी एक लीनियर एक्सप्रेशन बनेगी। तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि 2 लीनियर एक्सप्रेशन आपको गिवन होगी, या हो सकता है आपके पास में कि एक लीनियर एक्सप्रेशन और एक आपके पास में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन हो। तो यहाँ से आपको इन दोनों एक्सप्रेशन का यूज करते हुए आपको क्या करना होगा यहाँ पे कि आपको वेरिएबल जो एक्स और वाई जो है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। और फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या करना होगा? यहाँ पे कंपेयर करना होगा। तो ये तो आपकी होती है यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन। अब बात करें यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो आपकी बनेगी उसमें क्या होता है? जो आपका वेरिएबल होता है एक्स और वाई, उसकी जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जो आपके जनरल फॉर्म की अगर बात करूँ मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपका जनरल फॉर्म में क्या होगा? वो होता है आपका ax² + bx + c = 0। ये आपकी कौन सी एक्सप्रेशन होती है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती है। तो इस तरह से आपके पास 2 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या एक क्वाड्रेटिक और एक आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन आपको गिवन होगी। और उन्हीं एक्सप्रेशन का यूज करते हुए आपको क्या करना है? एक्स और वाई का आपको वैल्यू निकालनी है और उसके बाद में कंपेयर करना है। तो बात कर लेते हैं पहले यहाँ पे कि हम कंपेयर करेंगे कैसे। तो कंपेयर करने के लिए आपके पास मैथमेटिकली अगर बात करें आपके पास, तो आपके पास जो होते हैं वो 3 बेसिक साइंस होते हैं। तो 3 बेसिक साइन का यूज करते हुए आपको ये बताना होता है कि उनके बीच में कंपैरिजन क्या होगा, यानी उनकी वैल्यूज में क्या वैल्यूज में कंपैरिजन होगा। तो जो 3 बेसिक साइन होते हैं आपके वो होते हैं, सबसे पहला होता है आपका, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका जो सबसे पहले आता है आपका वो आता है लेस देन वाला पार्ट आता है, यानी लेस देन साइन बनता है आपका। दूसरा जो आपका बनता है वो आपका बनता है ग्रेटर देन का। एंड जो लास्ट साइन बनता है आपका वो बनता है
इक्वल का आपके पास 3 तरह के साइन होते हैं। चलिए इसके बाद बात करूं मैं यहाँ पे, तो इन्हीं का यूज करके, क्योंकि आपके एग्जाम में जो ऑप्शंस आएंगे आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपके पास तो साइन 3 है, तो उसके बाद में आपको 2 ऑप्शन और मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं कि आपका इन्हीं में से जो 3 आपके पास साइन दे रखे हैं, इनमें से 2 साइन का यूज करते हुए आपके पास आपको एक 2 साइन और बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेस देन और इक्वल टू की बात कर लूँ यहाँ पे, तो आपको इनका यूज करते हुए आपके पास एक साइन बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू। और अगर नेक्स्ट में बात करूं यहाँ पे, तो आपका जो नेक्स्ट बनेगा आपका वो बन जाएगा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मैं ग्रेटर देन और इक्वल का एक साथ यूज करूं तो यहाँ पे आपका इस तरह से आपके पास 5 ऑप्शंस बन जाएंगे। वो ऑप्शन भी हम देख लेते हैं एक बार कैसे होंगे, पर उससे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके पास में कि लीनियर एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो लीनियर एक्सप्रेशन हम जानते हैं, स्कूल में भी हमने पढ़ा हुआ है कि लीनियर एक्सप्रेशन में आपका क्या होता है, आपको एक क्वांटिटी को इक्वल बनाना होता है, किसी भी एक वेरिएबल के टर्म्स को इक्वल बनाना होता है। या तो आप वो एक्स को वेरिएबल को सेम बना लीजिए, या फिर आप एक काम कीजिए कि वाई वाले पार्ट को इक्वल बना लीजिए, और उसके बाद क्या कर दीजिए, दोनों एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहां से आपका क्या होगा, एक वेरिएबल कट जाएगा और दूसरा वेरिएबल में आपका आंसर आ जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे, ये तो आपका क्लियर होगा, आपको डाउट से होगा, जो भी हम क्वेश्चंस होगा उससे समझ लेंगे और भी इजीली कैसे इसको सोल्व करेंगे। बट बात कर लेते हैं एक बार और फिर से हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की एक फिर से, कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो हमने स्कूल टाइम में भी पढ़ा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कैसे सोल्व करते हैं। एक होता था हमारे पास फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता था हमारा, जो जनरल फॉर्म होती थी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, वो ये होती थी। बट इसका जो फॉर्मूला होता था यहाँ पे, जो एक्स की वैल्यू हम फाइंड करते थे, वो यहाँ पे किस तरह से फाइंड करते थे, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता था एक्स इक्वल टू होता था हमारे पास में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो इस फॉर्मूले से हम क्या करते थे, यहाँ पे आपको जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपकी होती थी उसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करते थे। एक्स की वैल्यू जो आपका वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू हम फाइंड करते थे यहाँ पर ए बी और सी का वैल्यू पुट करके। तो यहाँ से आपको पता है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जो आपकी वैल्यूज आती थी वेरिएबल की, वो 2 वैल्यूज आपके पास निकल के आती थी, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। जो आपका यहाँ पे प्लस और माइनस दे रखा है, तो एक बार आपके लिए प्लस की वैल्यू आती थी और एक बार आपकी माइनस की वैल्यू आती थी। तो यहाँ से आप फॉर्मूला इस्तेमाल करके भी आप वैल्यू निकालते थे, या फिर हम एक तरीका और इस्तेमाल करते थे, वो क्या करते थे, हम फैक्टर वाला तरीका इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट है बीच वाला, जो हमारा एक्स वाले, जो एक्स आपका वेरिएबल है उसकी जो कॉफिशिएंट है उसके हम क्या करते थे, यहाँ पे फैक्टर किया करते थे। तो फैक्टर जब हम करते थे यहाँ पे, तो बीच वाले पार्ट का फैक्टर करते थे। और वो किस तरह से करते थे कि जो आपका वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, जो वैल्यू आएगा उसको किस तरह से फैक्टर करना है कि जो मल्टीप्लाई करने पर आपका जो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और जो आपका जो ये आपका कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी क्या आएगा, ए और सी। यानी कि हम बोलते थे कि जो आप बी के जब दो फैक्टर करोगे, तो जब बी के 2 फैक्टर करोगे तो उस केस में आपके वो जो मल्टीप्लाई करने पर, उन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, ए और सी आना चाहिए। और अगर आप जब ऐड करोगे तो वही वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी यहाँ पे, वो आनी चाहिए आपकी वैल्यू यहाँ पे बी। तो फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ कि एक्स की मान लेते हैं 2 वैल्यूज आपके पास आएगी, अल्फा 1 अल्फा और बीटा आपकी 2 वैल्यूज आ जाएगी। तो उसके 2 फैक्टर क्या बनेंगे आपके यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ अल्फा इंटू बीटा, तो उसकी वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, AC आनी चाहिए। और अगर आप दोनों को ऐड करोगे, दोनों फैक्टर्स को, तो उनके वैल्यू क्या आनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, वो वैल्यू आपकी आनी चाहिए यहाँ पे बी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, बी आनी चाहिए। तो यहाँ से आप इस तरह से भी फैक्टर करते थे। लेकिन ये आपका बात करें तो ये स्कूल वाला मेथड हो जाता है, इसमें आपको फर्दर काफ़ी सॉल्व करना पड़ेगा और आपका इसी वजह से काफ़ी टाइम लग जाएगा। और आपके एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप इस तरह से इसको सॉल्व करें। तो इसका हम अल्टरनेट मेथड भी देखेंगे, आपकी ट्रिक देखेंगे कि किस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझने की कि कैसे इसके क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लीनियर की। तो लीनियर में एग्जाम्स में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो लीनियर में कैसे बनेंगे। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में जो आपके पास 2 एक्सप्रेशन आ गई है, मैंने आपको जैसा बताया था। अब इसमें क्या होगा, आपके पास 2 एक्सप्रेशन दे रखी है, दोनों एक्सप्रेशन जो है वो आपकी कैसी है, लीनियर है। क्योंकि यहाँ पर भी अगर बात करो तो इसमें भी दोनों वेरिएबल की पावर कितनी है, आपकी सिंगल है, एक्स की पावर भी 1 है और वाई की पावर भी 1 है। दूसरे वाले एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपका कितना है, आपकी जो एक्स की पावर है वो 1 है और वाई की पावर भी है जो आपकी 1 है। अब मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे कि आपको क्या करना है कि किसी भी एक वेरिएबल को आपको यहाँ पे क्या करना है, इक्वल बनाना है। तो इक्वल कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मैं x को इक्वल बना देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर कितना है 2x है और यहाँ पर कितना है 3x है। तो यहाँ पर अगर मुझे दोनों को इक्वल बनाना है तो यहाँ पे देखो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे
2 है यहाँ पे और यहाँ पे 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका पास में 6। तो इसका बात कर सकते हैं हम यहाँ पे कि जो पहले वाले एक्सप्रेशन है उसमें आपका 6x बना देते हैं और दूसरे वाले में भी आपका कितना बना देते हैं यहाँ पे 6x। तो पहले वाले एक्सप्रेशन में अगर आपको 6x बनाना है तो आप क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और पहले वाले पार्ट दूसरी वाली एक्सप्रेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू यहाँ पे, वो आ जाएगी 6x और दूसरे वाले में कितना आ जाएगा आपके पास में 9y और इसका क्या हो जाएगा 77 × 3 आपका कितना वैल्यू आ जाएगा, ये आपका 210 आपका ये हो जाएगा, 70 मान लेते हैं इसको तो 210 हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करके और 21 और ऐड कर दीजिए इसमें। तो 210 और 21 कितना आ जाएगा आपके पास 231 आपकी वैल्यूज़ आ जाएगी। इसके बाद बात करें सेकंड एक्सप्रेशन में, तो सेकंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका 6x आ जाएगा और 10y हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 124 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 का डबल 8 हो जाएगा, 2 का डबल 4 और 1 का डबल 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ आपकी आ गई है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि दोनों एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देती है। तो मान लेते हैं कि मैं ऊपर वाली एक्सप्रेशन जो है आपकी वो छोटी है, तो यहाँ पे काम करता हूँ मैं ऊपर वाली माइनस कर देता हूँ, साइन आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे चेंज हो जाएंगी, ये चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पे 6x से 6x कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 10 में से आपका 9 चला जाएगा तो ओनली y बचेगा और 248 में से 131 माइनस करना है तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी y की यहाँ पे 17 आ जाएगी। यहाँ पे आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई है 17 आ गई है। वो 17 की वैल्यू जो है आपकी वो किसी भी एक एक्सप्रेशन में आप पुट कर सकते हो, पहले या दूसरे में। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे पहले एक्सप्रेशन में पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे 17 की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू तो कितनी आएगी आपके पास, तो वो आ जाएगी आपकी यहाँ पे 2x हो जाएगा और यहाँ पे y की वैल्यू पर होगा 17 पुट तो कितना आएगा 17 3 जा 51 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 77। तो 2x की वैल्यू निकाल लीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 77 माइनस 51, तो माइनस कर दीजिए तो 7 - 1 आपका 6 हो जाएगा, 7 - 5 आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये 2x की वैल्यू हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में यहाँ पे 13। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपकी x की वैल्यू आ चुकी है 13 और y की वैल्यू आपकी आ चुकी है 17 आ चुकी है। तो अब आप दोनों का कंपेयर करके बता सकते हो कि कौन सी टर्म्स यहाँ पे बड़ी होगी, तो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि यहाँ पे y बड़ा होगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x इज लेस देन y या y इज ग्रेटर देन x। तो आपके जो 5 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में वो इस तरह से मिलेंगे। तो यहाँ पे जो पहला आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई का मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ई का मतलब ये होगा कि आपका या तो दोनों टर्म्स क्या हो x और y इक्वल हो जाए या फिर क्या हो जाए रिलेशन कांट बी इस्टेब्लिश। कहने का मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि आपका जो रिलेशन कांट बी इस्टेब्लिश है, इसका मतलब ये होगा कि आपका एक बार तो बोला जाएगा कि यहाँ पे इस केस में आपका जैसे कैसे होगा कि बोला जाए कि आपका x एक बार तो क्या हो रहा है y से छोटा आ रहा है, लेकिन एक बार x क्या बढ़ रहा है आपका यहाँ पे y से बड़ा आ रहा। तो जब भी इस तरह का केस आपका बनेगा, ठीक है, तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या लगाना होगा ऑप्शन नंबर 5 यानी कि ई ऑप्शन लगाना होगा। इसमें क्या होगा आपको, आप ये एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि आपका जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, क्या यहाँ पे x बड़ा होगा या x छोटा होगा। तो यहाँ पे इस केस में आप आंसर क्या लगाओगे रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश। जो आपके एग्जांपल्स आएंगे उससे और भी क्लियर हो जाएगा ये चीज़ें आगे। चलिए, तो यहाँ पे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपको इतना सब सॉल्व करने की, तो आपको इतना सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे करोगे आप इसको, वर्बली कैसे सॉल्व करोगे मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है यहाँ पे कि फाइनली आपको एक टर्म आपको इक्वल बनानी है। तो एक टर्म कैसे इक्वल बनाओगे, वही मैंने आपको बताया क्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको 2 से। तो हमें पता है कि आपको सेम बनाने के बाद आपको सेपरेट करना ही है। तो आप उस काम कीजिए कि इसको सॉल्व करिए मत, ये काट दीजिए आप। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका 3 × 3 कितना हो जाएगा आपका 9y हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 2 × 5 कितना हो जाएगा 10y। तो आपको बड़ी वैल्यू में से आपको क्या करना है छोटी वैल्यू माइनस करनी है, यानी कि ये वाली टर्म सेकंड वाली में से हम क्या कर रहे हैं फर्स्ट वाली को माइनस करें। तो उस केस में आपका क्या बन रहा है यहाँ पे y वाला टर्म 10 - 9 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी y आपकी वैल्यूज आ जाएगी। अब सेकंड बात करें यहाँ पे तो ये वैल्यू कितनी हो रही थी 248 हो गया था आपका और 77 × 3 आपका कितना आ गया था 231, क्योंकि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 231। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे आप तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 17 आ जाएगी। फर्दर आपकी वैल्यू आ चुकी है 17 आ चुकी है। अब 17 आप डायरेक्टली यहाँ पे किसी भी एक एक्सप्रेशन में पुट कर सकते हो और पुट करके यहाँ से वैल्यू निकालोगे आप। तो हम लास्ट चुके हैं यहाँ पे, लास्ट वैल्यू कितनी आई थी x की वैल्यू, वो आपकी हो जाएगी यहाँ पे 13 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आप इजीली कंपेयर कर सकते हो और इजीली कंपेयर करके आप बता सकते हो कि यहाँ पे आपकी जो x की वैल्यू है वो क्या है y से छोटी है। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि देखो आपको एक एक्सप्रेशन दे रखी है, ये आपकी दूसरी एक्सप्रेशन आपको दे रखी है यहाँ पे। तो इसमें बात करें हम यहाँ पे तो आप देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल आपको दे रखे हैं x और y, लेकिन सेकंड एक्सप्रेशन में आपको अगर देखोगे तो सेकंड एक्सप्रेशन में आपको जो दे रखा है वो सिंपल एक वेरिएबल दे रखा है y। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको यहाँ पे क्या करिए 27 को इस तरफ लेके आ जाइए तो कितना आ जाएगा आपका 12y = 12 - 20
7 आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी, कैसे आएगी यहाँ पे 12 में से 27 माइनस को तो माइनस का कितना वैल्यू आएगा आपका यहाँ पे, वो वैल्यू आएगी आपकी माइनस यहाँ में 15 और डिवाइड में आपका कितना आ चुका होगा यहाँ पे 12, इधर डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे नीचे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15/12। इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं हम, 3 से कट जाएगा यहाँ पे, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/4 यहाँ पे, माइनस का 5/4 आपकी वैल्यूज आ जाएगी। अब आप क्या करोगे यहाँ पे y की वैल्यू पुट करोगे, y की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, इसमें पुट करोगे या किसी भी एक वैल्यूज में पुट कर सकते हो आप यहाँ पे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो सेकंड एक्सप्रेशन में कितना आएगा 18x + 13, ये आपका माइनस का हो जाएगा, -5/4 आपकी वैल्यू आ चुकी होगी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 18x = कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें हम यहाँ पे, तो 18x और ये कितना हो जाएगा माइनस का 65/4 = 8। तो यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी 18x, ये उसका उस तरफ चला जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 65/4 प्लस आपका 8 आ चुका होगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 65 + 32/4। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, वो आ जाएगी आपकी 7 और ये कितना हो जाएगा 9, तो 97/4, ठीक है। और यहाँ पे 18 और डिवाइड में आ जाएगा, तो आपका ये 18 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू आ चुकी होगी किसकी, x की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ चुकी होगी। तो हमें पता है कि y की वैल्यू क्या आई है आपकी यहाँ पे, नेगेटिव को फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी क्या आई है पॉजिटिव। तो हमें पता है कि अगर हम बात करें तो x की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आई है और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है नेगेटिव आई है। और हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा कौन बड़ा होता है, पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव आपका बड़ा है तो आप यहाँ सीधा सीधा बोल सकते हो क्या कि x जो है वो क्या है ग्रेटर देन y है, क्या है यहाँ पे x जो है आपका वो ग्रेटर देन y है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने जो वैल्यूज निकाली है इसको वैल्यूज को निकालनी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वर्बली आप देख सकते थे यहाँ पे कि जब आपकी y की वैल्यूज आपकी आ चुकी है, वो क्या थी आपकी यहाँ पे, आपने सब सॉल्व किया तो y की वैल्यू आपकी आई थी यहाँ पे, या आप यहाँ भी देख सकते हो कि y की वैल्यू जो आपकी यहाँ आ रही है, आप देखोगे यहाँ पे तो 12 - 27, इसका मतलब यहाँ पे y की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी नेगेटिव आएगी, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो y की वैल्यू आपकी क्या आएगी नेगेटिव आएगी। अब आपको पता है कि y की वैल्यू नेगेटिव आ गई है, चलिए अब हमें पता है कि अगर हम y की वैल्यू यहाँ नेगेटिव रखेंगे तो हमें पता है कि जब एक पॉजिटिव वैल्यू, एक वैल्यू आपके पास यहाँ है, एक वेरिएबल यहाँ है, एक वेरिएबल यहाँ है, तो हमें पता है कि एक वेरिएबल जो है वो नेगेटिव है, और जब दोनों वेरिएबल को हम जब ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू जो आपका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब अगर आपको आंसर पॉजिटिव लेना है और एक वैल्यू आपकी ऑलरेडी नेगेटिव है तो दूसरी वैल्यू जो आपकी होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आपकी वो वैल्यू पॉजिटिव नहीं है तो आपका जो रिजल्ट होगा वो भी पॉजिटिव नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो आपकी सेकंड वैल्यू होगी वो क्या होगी पॉजिटिव होगी। और मोड वैल्यू की अगर बात करें उसकी, यानी कि आपका अगर उसकी बात करें मोड वैल्यू की, तो मोड वैल्यू जो आपकी बनेगी x की वो क्या होगी y की मोड वैल्यू से ज़्यादा होगी। इसका मतलब अगर y की वैल्यू बात करें तो यहाँ पे जो वर्ड की वैल्यू होगी वो 5/4 से ज़्यादा होगा x। तो यहाँ पर अगर बात करें तो x हमें पता चल गया यहाँ से कि x हमारा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो अगर x हमारा पॉजिटिव आ जाएगा तो यहाँ से हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा कि x हमारा यहाँ पे y से बड़ा हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे, आई होप कि समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन होता है, सिंप्लीफाई करने का टाइप का। तो इसमें क्या होता है आपको सिंप्लीफाई करना होगा। आपको यहाँ पर वैल्यू जो है एक एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो आपकी जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसमें y नहीं है, उसमें y नहीं है, लेकिन सेकंड एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो सेकंड एक्सप्रेशन में भी आपके पास यहाँ पे y है लेकिन x नहीं है। तो जब आप इसको तरह से सॉल्व करोगे तो सिंप्लीफाई करना है, इसमें और कुछ भी नहीं करना है। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो अगर मैं सारी टर्म्स को √x से मल्टीप्लाई कर दूं फर्स्ट वाले पार्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बनेगा यहाँ पे 4 + 6 और ये कितना हो जाएगा 5 √x इंटू √x। और हमें पता है कि √x इंटू √x कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे, ये हो जाएगा x। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 10 = 5x। तो x बराबर कितना हो चुका होगा आपका यहाँ पे वैल्यू आ चुकी होगी x की, वो आएगी आपकी 2 आ जाएगी। अब बात करूँ सेकंड एक्सप्रेशन में, सेकंड एक्सप्रेशन में भी सिंपल है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सारी टर्म्स को जो है √y को मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पे इस तरफ लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या बनेगा यहाँ पे y/4 प्लस y/16 = 25। मेरी वैल्यूज आ चुकी होगी ये। अब इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ एलसीएम लेके, तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, तो वो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 16। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4y आ चुकी होगी, और यहाँ पे कितनी आ चुकी होगी y = 25 बनेगा। तो आपकी वैल्यू क्या बनेगी, आपकी वैल्यू बनेगी 5y/16 = 25। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो 5 से 25 कट जाएगा, यहाँ पे 25 कट जाएगा आपका, 5 टाइम्स कटेगा। तो यहाँ पे y/16 आपकी वैल्यू आ चुकी होगी 5। इसको फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी होगी आपकी यहाँ पे 80 आपकी वैल्यूज़
आ चुकी होगी। तो हमें पता चल गया है कि x की वैल्यू जो है वो 2 है और y की वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी है 80 है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा बता सकते हैं, देख कि जो हमारा वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, कंडीशन क्या बनेगी इनके बीच में रिलेशन, वो बनेगी कि आपका जो x है वो आपसे यानी y से छोटा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका आंसर होगा सी, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ चुका होगा। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सवाल की। तो नेक्स्ट सवाल कैसे आएंगे, तो देखो नेक्स्ट सवाल जो आपके आते हैं वो आते हैं क्वाड्रेटिक बेस, क्योंकि लीनियर एक्सप्रेशन की अगर आप बात करें तो लीनियर एक्सप्रेशन जो आपके पास एग्जाम में है वो देखने को कमी मिलती है। सबसे ज़्यादा जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पर मिलेंगे या टाइप 2 यानी कि अर्थमेटिक पर आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं वो क्वाड्रेटिक पर ही देखने को आपको मिलते हैं। आपके 5 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो 5 में से आउट ऑफ 3 क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक पर बेस्ड आपको मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, तो स्कूल की बात करें हम तो स्कूल में कैसे सॉल्व किया करते थे यहाँ पे। तो देखो इसके लिए हम 2 पार्ट किया करते थे, या तो हम फॉर्मुला इस्तेमाल करते थे। अब मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे फॉर्मुला आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए कैसे करेंगे यहाँ पे। तो स्कूल में एक तरीका होता था हमारे पास में कि हम 4 को पार्ट करते थे, 4 के 2 पार्ट करते थे। किस तरह से, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, यानी 3, और यहाँ पे कितना है 1 है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट तो यानी कि 3 आना चाहिए। तो 4 के 2 पार्ट कैसे बनेंगे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना आ चुका होगा आपका, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा आपका 3x और यहाँ पे आ चुका होगा आपका -x + 3 = 0। इसको इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से सॉल्व करोगे तो इसके 2 इस तरह से तोड़ सकते हैं। इसके बाद क्या बनेगा आपका, दोनों में कॉमन ले लेते हैं। तो इस पार्ट में हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे पहले वाले में तो कितना कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x - 3 बचेगा। यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा x - 3 = 0। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपका, x - 3 कॉमन आएगा, तो x - 3 हमने ले लिया और यहाँ क्या बनेगा x - 1 = 0। चलिए अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये पार्ट भी 0 होगा या फिर आइदर ये पार्ट 0 होगा। तो ये पार्ट जब 0 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हमारे पास x की कितनी वैल्यूज आ चुकी हैं, 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, 3 और 1 आपकी 2 वैल्यूज आ चुकी है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो जो वेरिएबल की वैल्यूज आएगी आपकी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। और जब लीनियर की बात करते हैं तो लीनियर में पावर कितनी होती है, 1, तो उसकी जो वैल्यू भी आती है वो कितनी आती है, 1। जो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि x की जो है वो एक ही वैल्यू आई थी और यहाँ पे आपको देखो तो x की 2 वैल्यू आ रही है। इस तरह से हम अगर सेकंड वाला पार्ट को सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आपके पास क्या होगा यहाँ पे, आपके जब एग्जाम्स की बात करेंगे तो एग्जाम्स में आपके पास टाइम इतना नहीं होता है कि आप इस तरह से सोल्व करो। तो आपको ये क्या करना है, आपको इस तरह से सोल्व नहीं करना है, इसका डायरेक्ट आपको आंसर निकालना है। वो कैसे निकालना है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देखो यहाँ पे कैसे सोल्व करोगे आप, यहाँ पे देखिए। चलिए अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपका यहाँ पर है, आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पर कितना कोएफिशिएंट है, 1 है। तो जब आपका कोएफिशिएंट 1 होगा तो आपको क्या करना है, जो आपका जो ये पार्ट है, आपका कांस्टेंट वाला पार्ट जो है, इसके आपको 2 फैक्टर करने हैं। तो 2 फैक्टर आप कैसे करोगे वो समझ लेते हैं यहाँ पे। तो देखो 2 फैक्टर की जब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो आपको 2 फैक्टर इस तरह से बनाने हैं कि यहाँ साइन कौन सा है आपका, इस कॉफी आपके कांस्टेंट वाले पार्ट के साथ प्लस है। तो आपको क्या करना है कि आपको 2 फैक्टर यानी 2 पार्ट इस तरह से तोड़ना है 3 को कि जब प्लस करोगे, आप प्लस करोगे यानी कि साइन कौन सा यहाँ पे प्लस करोगे, तो उस केस में प्लस करने पर आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, x वाला कॉफिशिएंट आना चाहिए। x का क्या आना चाहिए यहाँ पे, कॉफिशिएंट आना चाहिए। तो जब आप 2 पार्ट में से तोड़ोगे तो कैसे बनेगा आपका यहाँ पे, अब 2 पार्ट में आपको तोड़ना है 3 को, ये तो, और दूसरी पार्ट क्या होगा आपके पास, प्रोडक्ट करने पर कितना आना चाहिए, और प्रोडक्ट करने पर आपको आना चाहिए यहाँ पे 3। तो 2 पार्ट में मैं कैसे तोड़ सकता हूँ इसको, तो मेरा 2 पार्ट में टूट जाएगा यहाँ पे 2, आपका 2 पार्ट में टूटेगा आपका 3 और 1। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा इन दोनों का, वो आ जाएगा आपका यहाँ पे 3 × 1 3 आ चुका होगा। और जब आप ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पे 3 + 1 यानी कि 4 हो जाएगी। अब आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है, जब भी आप 2 फैक्टर इस तरह से बनोगे, इन 2 पार्ट्स में इस तरह से तोड़ोगे, तो हमेशा जो आपको पहला वाला पार्ट है वो हमेशा, बड़ा वाला पार्ट वो हमेशा आपको लेफ्ट साइड में रखना है। क्या रखना है, लेफ्ट साइड में रखना है। चलिए तो मैंने 2 पार्ट्स में इसको तोड़ दिया है, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब मुझे पता है कि यहाँ पे जब आप x की 2 वैल्यूज निकालोगे, यानी कि आपका जब 2 फैक्टर आप तो करते हो और x की वैल्यू जब आपकी आएगी, तो यहाँ पे x की जो वैल्यूज आएगी वो या तो प्लस हो सकती है या फिर माइनस होती है। यानी कि मैं बोलूँ यहाँ पर अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है ax² प्लस आपकी एक्सप्रेशन जो होगी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वो क्या बनेगी, प्लस माइनस, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, bx + -c = 0। आपकी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस तरह की बनती है। यहाँ पर आपकी 4 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगी, एक बार आप प्लस ले लोगे, एक बार माइनस ले लोगे। तो उस केस में x की वैल्यूज जो आपकी हो सकती है वो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, या तो दोनों नेगेटिव हो, या दोनों पॉजिटिव हो, या फिर एक वैल्यू जो आपकी आ जाए वो नेगेटिव आ जाए, दूसरी पॉजिटिव, और एक और वैल्यू आपकी क्या आ जाए, या तो पहली पॉजिटिव हो जाए और दूसरी नेगेटिव आ जाए। तो इस तरह से आपके पास 4 टाइप की वैल्यूज आपकी x की बन सकती है। तो अगर हम बात करें इस केस में, तो यहाँ हमें ये पता करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, मैंने सबको सिंपल सा बताया आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको जो फैक्टर करोगे, 2 पार्ट डिवाइड करोगे, तो सबसे पहले आपको जो आपका सबसे बड़ा वाला पार्ट होगा
ठीक है। जो सबसे बड़ा वाला पार्ट होगा आपका, उसको आपको सबसे पहले बड़ा वाला रखना है लेफ्ट साइड में, उसके बाद राइट साइड में आपको उससे छोटा वाला पार्ट रखना है। तो ये हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है जो भी आपका ये वाला टर्म है, ठीक है, इसके साथ जो भी यहाँ पे साइन लगा हुआ है, हमेशा उसका अपोजिट साइन जो होगा वो कहाँ आएगा, आपके बड़े वाले नंबर यानी बड़े वाले पार्ट के साथ में आएगा। यानी कि अगर जो भी यहाँ पे साइन होगा उस साइन का अपोजिट साइन आपका हमेशा बड़े वाले के साथ आएगा। तो इसका अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका साइन कौन सा है, नेगेटिव है। इसका मतलब बड़े वाले के पार्ट के साथ हमेशा क्या आएगा, आपका यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आपका हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। उसके बाद बात करें यहाँ पे, अगर आपका यहाँ पे नेगेटिव पार्ट आ रहा है आपका, यानी कि इस वाले पार्ट के साथ अगर आपका यहाँ पे नेगेटिव पार्ट आपका आ रहा है, तो उस केस में आपका जो यहाँ वाला साइन है वो एज इट इज साइन आपका क्या होगा, यहाँ पे आपके छोटे वाले नंबर के साथ में आएगा। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी x की 2 वैल्यूज आ चुकी होगी, +3 और -3, जैसा कि हमने लास्ट अभी सॉल्व करके भी देखा था। चलिए इसके बाद बात करें सेकंड वाले से, एक और समझ में आ जाएगा आपको। एक और बता देता हूँ मैं आपको, ये सेम चीज़ आपको कह रहा है 3 को यहाँ पे जो आपका है उस 3 को 2 पार्ट्स में फिर से डिवाइड करना है। लेकिन किस तरह से डिवाइड करना है कि यहाँ साइन कौन सा है, प्लस का है। तो यानी कि प्लस करने पर क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए आपका 4 आपका यहाँ पे आना चाहिए। तो 2 पार्ट कैसे डिवाइड होंगे यहाँ पे, तो प्लस करने पर आपका कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। और प्रोडक्ट करने पर कितना आना चाहिए, यहाँ पे प्रोडक्ट करने पर आपकी वैल्यू आनी चाहिए कितनी, वो आनी चाहिए 3 आनी चाहिए। तो फिर 2 पार्ट कैसे डिवाइड होंगे यहाँ पे, वही हो जाएगा आपका 3 और 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब बात करते हैं, हमने 3 और 1 लिख दिया। हमने क्या बोला था कि पहले जो होगा आपका बड़ा वाला पार्ट पहले लिखोगे, तो बिल्कुल हमने पहले लिख दिया है। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे कि इनके साथ साइन कौन कौन से लगेंगे। तो साइन की अगर बात करें तो हमने पहले क्या बोला था कि जो यहाँ पर साइन होगा, यानी कि आपका जो 4x के साथ साइन है, यानी y के साथ, y के कोएफिशिएंट के जो साथ साइन है, उसका अपोजिट साइन आपका बड़े वाले नंबर के साथ आएगा। इसका मतलब यहाँ अगर प्लस है तो आपका यहाँ पे 3 के साथ क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव आ चुका होगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, तो आपको नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला मतलब मैंने कि यहाँ पर अगर साइन आपका नेगेटिव है, अगर आपका यहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो उस केस में जो आपका कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म का साथ जो साइन होगा वही साइन आपके छोटे वाले नंबर के साथ आ जाएगा। लेकिन अगर बात करूं मैं यहाँ पे कि यहाँ पर साइन जो है आपका वो अगर पॉजिटिव है, तो उस केस में इसका साइन जो है कॉन्स्टेंट वाले टर्म का जो साइन होगा उसका अपोजिट साइन आपके यहाँ पे है वो छोटे वाले नंबर के साथ होगा। यानी कि अगर यहाँ पे साइन प्लस का है तो यहाँ पे साइन कौन सा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो है कंपेयर करोगे जब आप उस केस में, तो आप बता सकते हो, कंपेयर जब मैं कर लेता हूँ तो यहाँ पे कंपेयर लिख लेता हूँ इस तरह से कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, प्लस का 3 है। इसको मैं कंपेयर करूँगा माइनस के 3 के साथ। अगर मैं बात करूँ x प्लस 3 की कंपेरिजन फिर से करूँगा तो -1 के साथ करूँगा। और अगर बात करूँ मैं यहाँ पे +1 का कंपेयर, तो +1 का कंपेयर -3 के साथ करूँगा, और +1 का जो कंपेयर है -1 के साथ करूँगा। यानी कि आपको क्या करना है, ईच टर्म यानी x की ईच वैल्यूज़ का कंपेरिजन आपको किसके साथ करना है, y की ईच वैल्यू के साथ करना है। अब हमें पता है यहाँ पे कि सब बात करें तो ईच y की वैल्यू जो है वो सारी क्या है, आपकी नेगेटिव्स आ रही हैं। और अगर बात करें x की वैल्यूज़ की, तो x की वैल्यू सारी आपकी क्या आ रही है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है। तो हर केस में क्या होगा, आपका यहाँ पे x बड़ा हो जाएगा। तो उस केस में आपकी जो वैल्यूज़ आएगी वो क्या बनेगा, आपका जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा x इज़ ग्रेटर देन y आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन y आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो इसको क्लियर कर लेते हैं और भी अच्छे से कि आपको यहाँ पे जो साइन होगा वो कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। मैं आपको एक तरह से वो चार्ट बना के बता देता हूँ आपको, चार्ट कैसे बनेगा। चलिए तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। देखो हमारे को पता है कि जनरल एक्सप्रेशन जो हमारी होती है वो ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इज इक्वल टू 0 हमारी बनेगी। क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब मैं बना लेता हूँ यहाँ पे चार्ट। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि यहाँ पे मेरे पास एक b हो गया यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे मेरे पास आ गया है c आ गया है, और जो मेरा यहाँ पे 2 वैल्यूज़ बनेगी x1 और x2, हमारे पास क्या बनेगी, 2 वैल्यूज़ बनेगी। जहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि जो मोड ऑफ x है वो क्या है आपका यहाँ पे मोड ऑफ x2 से बड़ा है। यानी कि अगर x की अगर बात करें हम x1 की पॉजिटिव वैल्यू और x2 की पॉजिटिव वैल्यू, तो वहाँ पे दोनों में बात करें तो x1 आपका क्या होगा, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो उस केस में जब आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो जब 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस वाले पार्ट को। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको साइन बनाने हैं, जो 2 साइन आपके लगेंगे वो आपके नंबर्स में पार्ट्स में वो कैसे लगेंगे। देखो अगर यहाँ पे b के साथ में यहाँ साइन कौन सा है, अगर यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन क्या है आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपका साइन मान लीजिए कि हमने पॉजिटिव मान लिया, तो उस केस में सी के साथ भी मान लेते हैं कि हम यहाँ पे साइन कितना होगा, पॉजिटिव। यानी कि यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव है। तो उस केस में आपका एक कंडीशन ये बन जाएगी,
दूसरी केस क्या बन सकती है कि यहाँ पे तो पॉजिटिव हो लेकिन यहाँ पे क्या हो जाए नेगेटिव, यानी कि आपका एक केस क्या बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो जब भी ऐसा केस बनेगा आपको तो क्या करना है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका बी के साथ जो साइन होगा, यानी कि आपका जो एक्स कॉफिशिएंट है, एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसके साथ जो साइन होगा उसका अपोजिट साइन हमेशा बड़े वाले नंबर के साथ लगेगा। यानी कि अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है बी की वैल्यू तो x1 जो आपकी वैल्यू बड़ी है वो हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, वो हमेशा क्या आएगी आपकी नेगेटिव आएगी। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे तो अगर यहाँ पे b की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, अगर आपकी b की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है तो उस केस में जो x2 होगा यानी कि जो छोटी वाली वैल्यूज होगी उसका साइन जो बनेगा वो हमेशा c की जो वैल्यू है उसका अपोजिट साइन लगेगा। यानी कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, x2 की वैल्यू वो नेगेटिव आ जाएगी। और अगर बात करें यहाँ पे आपका जो c अगर आपका नेगेटिव होता है तो x2 की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे साइन लगा सकते हो। उसके बाद बात करें नेक्स्ट, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि बी अगर आपका नेगेटिव बने तो बी आपका नेगेटिव हो लेकिन सी आपका क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। उससे अगर बात करें बी आपका नेगेटिव हो लेकिन सी आपका क्या बन जाए, नेगेटिव बन जाए, तो उस केस में क्या बनेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था आपको कि बी का जो भी साइन होगा उसका अपोजिट साइन हमेशा आपके बड़े वाले नंबर के साथ लगेगा, यानी x1 के साथ लगेगा। तो यानी कि आपका अगर नेगेटिव है बी तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव ही बनेंगे, हर बार आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। लेकिन उस केस में जब आप बात करेंगे जब b आपका नेगेटिव होगा तो उस केस में जो छोटा वाला नंबर आपका, जो छोटा वाला फैक्टर बनेगा, छोटा वाला पार्ट जो होगा x2, उसका साइन जो होगा वो आपके c के साइन के बराबर ही होगा। यानी c का साइन जो होगा वही आपका x2 का साइन हो जाएगा। यानी कि प्लस यहाँ आपका है तो यहाँ पे भी प्लस लगेगा और यहाँ पर अगर आपका माइनस है तो यहाँ पर भी आपका वैल्यूज वो जो लगेगा वो होगा माइनस। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जब आपका b पॉजिटिव होगा तो c आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सी का साइन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे x2 के लिए वो चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें नेगेटिव है तो उस केस में यहाँ पे आपका क्या बनेगा, जो x2 का साइन होगा वो सी के साइन के बराबर ही होगा। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा। फिर भी हम एग्जाम्पल से लेते हैं और इससे से और क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए। इसको तो हमें क्या करना है, वही से आपको 12 को क्या करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, दो फैक्टर्स करने हैं इसके। वो दो फैक्टर्स किस तरह से करने हैं कि आपका जो यहाँ साइन है वो कौन सा साइन है, यहाँ पे वो यहाँ आपका साइन जो है वो क्या है आपका माइनस का। इसका मतलब जब आप दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे 12 को तो माइनस करना है आपको, दोनों पार्ट्स को क्या करना है, दोनों नंबर्स को माइनस करना है। और माइनस करने पर जो x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1 है, तो आपको माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और बात करें दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर, तो मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आना चाहिए, यहाँ पे जो 12 है आपका, 12 को डिवाइड करो तो आपका वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 12 ही आनी चाहिए। तो दो पार्ट्स में कैसे कैसे हो जाएगा हमारे पास में, हमें पता है कि एक वैल्यू तो हो जाएगी 4 और एक वैल्यू हो जाएगी 3। मैंने आपको क्या बोला था, 4 आपको पहले रखना है। तो यहाँ पर आपको होगा 4, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या 12 आ रहा है, बिल्कुल नो डाउट 12 आ रहा है। उसके बाद अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में से 3 को तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद ये तो हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपके जो साइन बनेंगे 4 और 3 के साथ जो साइन आएंगे वो क्या आएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपके पास। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे अगर प्लस है तो अगर आपका जो भी साइन होगा, बी का जो भी साइन आपका होगा उसका अपोजिट साइन आपका बड़े वाले नंबर के साथ लगेगा। यानी कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर आपके साथ 4 के साथ कौन सा साइन लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। सेम एज इट इज अगर बात करें यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि अगर आपका बी का जो प्लस साइन आता है, अगर आपका बी का जो साइन है अगर वो प्लस होता है तो उस केस में जो सी का साइन होगा उसका अपोजिट साइन होगा वो आपके छोटे वाले नंबर के साथ लगेगा। यानी कि यहाँ पर अगर माइनस है आपका सी के साथ, यानी कि 12 के साथ माइनस है, तो उस केस में 3 के साथ आपका क्या लग जाएगा, यहाँ पे प्लस, यानी प्लस का साइन लग जाएगा। तो आपकी जो दो वैल्यूज बनेंगी वो क्या बनेगी आपकी, -4 एंड +3 बन जाएगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपका करते हैं यहाँ पे, तो आपका सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसके फैक्टर कर लेते हैं। तो आपका क्या दे रखा है यहाँ पे 15 है, तो 15 के दो पार्ट इस तरह से आपको तोड़ने हैं, इस तरह से डिवाइड करने हैं कि आपका यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 15 आ जाना चाहिए। लेकिन अगर साइन की बात करें तो साइन कौन सा यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब आपको माइनस करने पर यहाँ पे वैल्यूज कितनी आनी चाहिए, यहाँ पर कितना है 2 है, तो यहाँ पर अगर आपका वैल्यू 2 है तो उस केस में माइनस करने पर आपका 2 आना चाहिए। तो दो फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं हमारे पास में, तो वो बन जाएंगे आपके, एक वैल्यू होगी 5 और एक वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 3 हो जाएगी। अब इसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास दो फैक्टर्स हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 15 को मल्टीप्लाई करने पर 15 आ रहा है और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 में से 3 को तो हमारे वैल्यूज आ रही है 2 आ रही है। अब इसके बाद बात करते हैं साइन लगाने की। तो साइन कैसे लगाएंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या बोला, अगर प्लस है तो उसका अपोजिट साइन लगेगा, यानी कि आपका जो बी का साइन होगा उसी का अपोजिट साइन आपका बड़े नंबर के साथ लगेगा। दूसरा हमने क्या बोला था कि अगर जब भी यहाँ पे बी के साथ प्लस का साइन होगा तो उस केस में जो बी सी का साइन होगा उसका अपोजिट साइन आपका किसमें लगेगा, छोटे वाले नंबर के साथ लगेगा। तो यहाँ पे आपका साइन क्या है, माइनस है, तो जब आपका साइन क्या है यहाँ पे माइनस है तो उस केस में आपका 3 के साथ जो साइन लगेगा वो कौन सा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो क्या वैल्यू बनेगी आपका यहाँ पे, जो वैल्यू आएगी y की वो क्या आ जाएगी, -5 और +3
3 आपकी दो वैल्यूज आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करना है, तो कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे किस तरह से करेंगे, x और y है तो हमें क्या करना है, ईच टर्म के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -4 का कंपेयर पहले तो हम दोनों के साथ y की दोनों वैल्यूज के साथ कंपेयर कर लेते हैं, तो -5 हो जाएगा, या -4 है उसका कंपेयर होगा +3 के साथ में। उसके बाद बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, तो +3 का कंपेयर करेंगे हम यहाँ पे आपका -5 से, और +3 का कंपेयर करेंगे हम यहाँ पे किससे, +3 से। यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज हमने लिख ली हैं। उसके बाद हम कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि -4 और -5 में से कौन सी टर्म बड़ी होगी यहाँ पे, तो वो हो जाएगी यहाँ पे -4 हो जाएगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पे -4 और +3 में बात करें तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो चुकी होगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे, तो नेक्स्ट आपका क्या हो चुका होगा, +3 और -5 में से आपका x बड़ा हो जाएगा। और अगर बात करें यहाँ पे आपका +3 और +3 में, तो ये दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे, आपके दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपका इस तरह का वैल्यूज बनेगा, ठीक है, आपका अपोजिट बनेगा, तो उस केस में आपको कौन सा आंसर लगाना है, रिलेशन कांट बी स्टैब्लिश, क्योंकि आप नहीं बता सकते कि यहाँ पे x बड़ा है या y आपका बड़ा है, क्योंकि दोनों ही केस आपके यहाँ पे बन रहे हैं। तो इसमें देखो आपका दोनों देखो अपोजिट साइन बन रहे हैं। तो जब भी आपके पास अपोजिट साइन बनेंगे तो आप बिना देखे आप ऑप्शन नंबर ई यानी कि रिलेशन कांट बी स्टैब्लिश आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको फर्दर आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं थी, आपके पहले दोनों एक्सप्रेशन से यानी पहले दोनों नंबर से आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा था कि यहाँ पे जो अपोजिट वैल्यूज यानी अपोजिट साइन आपके लग रहे हैं, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन एंड लेस देन वाले, तो उस केस में आप आंसर लगा सकते हो, रिलेशन कांट बी स्टैब्लिश लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, हमने दोनों सवालों में देखा, हमने एक चीज़ नोटिस की, हमने क्या नोटिस किया वो देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में कैसे हमने क्या देखा था कि देखो यहाँ पे देखो आपको क्या चीज़ करना है कि आपके पास में एक मेथड आता है इसी चीज़ को, इस तरह के कभी कभी आपके सवाल कुछ इस तरह के बन जाते हैं, जो पहला सवाल है और जो दूसरा सवाल है, कभी कभी ये दोनों टाइप के सवाल आपकी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसको सोल्व, जब इस तरह के सवाल आपके पास एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको इतना सब भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इसको आप एक अल्टरनेट जो एक और मेथड आपका आता है उससे आप ये विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो इसके लिए आपका एक मेथड आता है साइन मेथड, ठीक है, इसके लिए एक आता है साइन मेथड, ठीक है। तो जब साइन मेथड आपका आता है, साइन मेथड को कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो हमें पता है कि जो वेरिएबल हमारे पास जो वैल्यूज आएगी, जो x की वैल्यूज जो आएगी या y की जो वैल्यूज आएगी, उनकी साइन हमें कैसे निकालने। तो साइन जो हमें पता है कि यहाँ पे क्या करना है, x की दो वैल्यूज आएगी, एक तो x1 आएगी और एक हमारे पास आएगी x2 आएगी। इसी तरह से y की जो वैल्यू आएगी वो y1 आएगी और y2 आएगी। हमें पता है कि यहाँ पे y1 बड़ा होगा और यहाँ पर x2 बड़ा होगा, x1 बड़ा होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, तो बात करें अब यहाँ पे हमें साइन की बात कर लेते हैं। तो साइन का मेथड हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो देखो मुझे पता है कि जो x यहाँ पर जो x की टर्म है उसके साथ साइन कौन सा है, नेगेटिव है, तो मुझे पता है कि उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, नो डाउट, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर यहाँ नेगेटिव है तो हमें पता है कि c की जो वैल्यू होगी, c का जो साइन होगा वही साइन आपका क्या हो जाएगा, सॉरी वही साइन जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, वही साइन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन जो होगा आपका वो x2 का हो जाएगा, यानी कि प्लस का साइन है आपके c के साथ में, तो यहाँ भी आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, यानी x2 जो होगा आपका वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से अगर बात करें नेक्स्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आपका जो b के साथ साइन है यानी कि 4y के साथ जो साइन है वो क्या है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब y1 की जो वैल्यू होगी, y1 की जो आपका साइन आएगा वो कौन सा आएगा आपका यहाँ पे, नेगेटिव आ चुका होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे, तो मैंने क्या बोला था आपको, अगर आपका b पॉजिटिव है तो उस केस में अगर हम बात करें c का जो साइन होगा, जो साइन आपका c का होगा उसका अपोजिट साइन जो होगा वो आपका क्या होगा, दूसरे वाले छोटे वाले नंबर के साथ साइन लगेगा। तो यानी कि अगर यहाँ पे आपका b पॉजिटिव है, नो डाउट, तो उसका मतलब जो c का साइन होगा उसका अपोजिट लगेगा, यानी c का साइन कौन सा है, आपका पॉजिटिव है। तो उसके बाद बात करें यहाँ पे y2 की, तो y2 आपका क्या हो जाएगा, उस केस में नेगेटिव हो जाएगा। अब मुझे पता है कि x की जो दोनों वैल्यूज आ रही है मेरी, वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, और y की जो दोनों वैल्यूज आ रही है वो मेरी क्या आ रही है, यहाँ पे नेगेटिव आ रही है। तो मुझे पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में से कौन सी वैल्यू बड़ी होती है, तो मुझे पता है कि पॉजिटिव वाली वैल्यूज बड़ी होती है। इसका मतलब हर केस में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो x आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा होगा। तो सीधा सीधा हम आंसर बता सकते थे कि यहाँ पे आपका जो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन y। तो यहाँ से आपको फर्दर पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली साइन देख के भी आप आंसर बता सकते हो। जैसे कि एग्जांपल जो हमने लास्ट नेक्स्ट एग्जांपल किया था उसको भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए तो दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। तो दूसरा एग्जांपल हमारा क्या दे रखा था, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा एग्जांपल। देखो दूसरे एग्जांपल में भी हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो हमें पता है कि x की दो वैल्यूज आएंगी, तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। और y की भी दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो y की x की दो वैल्यूज क्या आ रही है हमारे पास में, तो x की देखो एक वैल्यूज आ रही है यहाँ पे प्लस का साइन है, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा,
नेगेटिव बनेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका साइन क्या है नेगेटिव है तो हमका क्या हो जाएगा प्लस की वजह से क्या होता है ये चेंज हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ भी बात करें प्लस है तो उसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा पहला टर्म नेगेटिव आएगा, और अगर बात करें यहाँ पे तो आपका साइन क्या है आपका नेगेटिव है तो प्लस की वजह से क्या होता है ये चेंज हो जाएगा, उसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वैल्यू वो आ चुकी होगी आपकी प्लस। अब मुझे पता है कि एक्स की जो एक वैल्यूज है, हमें पता है कि जब आप बात करते हैं कंपैरिजन की तो हम ये कंपैरिजन कब कर सकते हैं साइन देख के कि अगर आपकी एक वैल्यू जो है वो नेगेटिव है और एक वैल्यू जब आपकी क्या है वो पॉजिटिव है, तो उस केस में तो हम बात करें तो यहाँ हम बता सकते हैं इजीली कि जो आपका पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वो क्या होगा नेगेटिव वाले पार्ट से बड़ा होगा। लेकिन अगर हम बात करें सेम साइन में कंपैरिजन करने की तो जब तक हमें वैल्यूज ना पता हो हम कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब हम नहीं बता सकते कि अगर दो वैल्यूज हैं आपकी एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है तो उस केस में हम साइन देख के नहीं बता सकते कि कौन सा टर्म बड़ा होगा और कौन सा टर्म छोटा होगा। लेकिन हम बात करें अपोजिट साइन में तो अपोजिट साइन में हम कंपेयर कर सकते हैं। तो बात करें यहाँ पे तो इस साइन के साथ यानी माइनस के साइन के साथ अगर हम कंपेयर करना है तो इस माइनस के साथ कंपेयर करेंगे इन दोनों माइनस को, तो हम नहीं बता सकते कि यहाँ पर हमारा जो टर्म होगा वो बड़ा होगा एक्स या छोटा होगा। तो बात करें यहाँ पे हम एक्स माइनस के एक्स की बात करें कंपेयर करने के लिए वाई के प्लस के साथ, तो उस केस में हम बता सकते हैं कि नो डाउट जब हम बात करेंगे इन दोनों के लिए तो यहाँ बता सकते हैं कि जो y वाला पार्ट होगा वो क्या होगा यहाँ पे आपका बड़ा हो जाएगा x से। सेम एज इट इज अगर हम बात करें यहाँ पे x के पॉजिटिव पार्ट का कंपेयर करने की तो x के पॉजिटिव पार्ट का कंपेयर करेंगे हम किससे y के नेगेटिव पार्ट से, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे y जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा x से छोटा हो जाएगा। मैंने आपको क्या बोला था जब भी आप किस तरह के अपोजिट साइन बनेंगे तो उस केस में आपका क्या बताओगे यहाँ पे आंसर जो लगाओगे आपको लगाओगे रिलेशन कांट बी स्टैब्लिश, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा साइन देख के भी आप बता सकते हो। तो जब भी आप किस तरह के साइन बनेंगे जब आपके एक्स के साथ दोनों साइन आएंगे प्लस का और माइनस का, ये चेंज हो सकता है माइनस प्लस या प्लस माइनस, और आपके वाई के साथ भी यही साइन आता है, क्या आता है माइनस प्लस या प्लस माइनस आपका चेंज हो सकता है। तो उस केस में आपका जो आंसर होगा वो डेफिनेटली आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा रिलेशन कांट बी स्टैब्लिश। ठीक है, तो आपका हमेशा आंसर जो बनेगा वो रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश। तो आप आंख बंद करके आंसर लगा सकते हो इस केस में रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश यानी कि ऑप्शन नंबर ई। तो इस तरह से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। जैसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम, यहाँ पे आपके पास ये वाला एग्जांपल आपको दे रखा है, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा साइन मेथड इसमें काम कर रहा है। तो देखो हम साइन मेथड की बात करें तो एक्स की दो वैल्यूज हमारी बनेगी, बिल्कुल क्या बनेगी, पहली वाली तो एक्स यहाँ पर आपका प्लस का साइन है तो पहली वाली वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर प्लस है तो इस प्लस की वजह से आपका क्या होता है ये चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपकी नेगेटिव आ जाएगी। इसी तरह से वाई की बात करें हम यहाँ पे, जब वाई की बात करेंगे हम यहाँ पे तो यहाँ पर जो x की वैल्यूज आपके पास है यानी कि b की जो वैल्यूज है आपके पास, सॉरी जो b का आपका जो वैल्यूज है b का जो साइन आपके साथ है वो क्या है नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसका अपोजिट साइन बनेगा यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में प्लस आ जाएगा। अब मैंने आपको क्या बोला है c का साइन जो है वो क्या है आपका यहाँ पे प्लस, लेकिन नेगेटिव होने की वजह से ये चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव होने पर ही चेंज होता है, नेगेटिव होने पर चेंज नहीं होता है। इसका मतलब आपका जो प्लस है वो एज इट इज प्लस रहेगा। अब मुझे पता है कि यहाँ पे x की दोनों वैल्यूज क्या आई है नेगेटिव और y की वैल्यू दोनों क्या आई है पॉजिटिव आई है। तो इस केस में हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि जो आपका y जो होगा वो हमेशा x से बड़ा ही होगा। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा x इज लेस देन y। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा साइन देख के भी आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है यहाँ पे? चलिए तो बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल क्या होगा, जब कब ये जो आपका मेथड है साइन मेथड जो है आपका वो हमेशा फॉलो नहीं करता हर एग्जांपल में, यानी कि कहने का मतलब है अगर आपके पास में दोनों में अगर बात करें x की वैल्यूज और y की वैल्यूज अगर अपोजिट साइन है तो ही आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन अगर सेम साइन बन जाते हैं तो उस केस में आप यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते। उस केस में आपको क्या करना होगा, पूरी x की वैल्यूज और y की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी होगी, उसी के बाद आप कंपेयर कर सकते हो। तो चलिए इसी बात करते हैं सवाल में क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एक बार हम साइन मेथड लगा के देख लेते हैं, क्या पता हमारा आंसर आ रहा है या नहीं। तो बात करते हैं यहाँ पे x की वैल्यू, तो x हमारा क्या आएगा, तो x हमारा आएगा देखो यहाँ पे माइनस है तो उसका मतलब यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस की वजह से आपका चेंज नहीं होता है तो उसका मतलब प्लस का प्लस रहेगा। सेम एज इट इज अगर हम बात करें y की तो y की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस है, इसका मतलब प्लस आएगा, और यहाँ पर प्लस है तो आपका माइनस है इसलिए b की वैल्यू तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे चेंज नहीं होगा, तो सेम एज इट इज आएगा। अब दोनों ही केस में क्या बात करते हैं यहाँ पे, तो x और y की दोनों में वैल्यूज की बात करें तो दोनों आ रहे हैं आपके पॉजिटिव, तो जब दोनों पॉजिटिव हो तो आपका सेम साइन के केस में आप कंपेयर तब तक नहीं कर सकते जबकि आपको एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता हो, तो इस केस में आपका साइन मेथड काम नहीं करेगा। तो मैंने आपको यही बताया था कि जब तक अपोजिट साइन नहीं बनते तब तक आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो जब तक अपोजिट साइन बनेंगे तो आप साइन देख के कंपेयर कर सकते हो, लेकिन अगर आपका सेम साइन बन जाता है तो उस केस में आपको पूरा सॉल्व करना होगा, जैसा कि हम लास्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो कैसे सॉल्व करना होगा तो वो भी देख लेते हैं फिर से एक बार और।
ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, हमें क्या करना है 42 के दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। 42 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। किस तरह से डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आए, वो 42 ही आए, लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस का है, तो उसका मतलब प्लस का साइन है तो प्लस करने पर कितना बनना चाहिए आपका, प्लस करने पर बनना चाहिए 13 बनना चाहिए। तो वो देख लेते हैं यहाँ पे दो पार्ट्स कैसे होंगे। तो देखो यहाँ पे 7 × 6 हमारा कितना होता है 42 हो जाता है, और प्लस करेंगे दोनों को तो वो कितनी वैल्यूज आएगी, यहाँ पे वो वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास में 13। तो यहाँ से हमारे पास दो पार्ट आ गए। अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पार्ट में हमेशा आपको क्या करना है, पहले जो हमको रखना है हमेशा वो बड़ा वाला वैल्यू रखना है। तो आपने 7 पहले रख दिया, उसके बाद में 6 आ चुका है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे साइन लगाने की। तो साइन भी लगा लेते हैं, तो हमें पता है साइन हमें लगाना आता है। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इसका अपोजिट हमेशा प्लस आएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो आपका सी चेंज नहीं होगा, यानी कि प्लस का प्लस आ चुका होगा। सेम एज इट इज सबके बात कर लेते हैं यहाँ पे वाई की वैल्यूज़ के लिए। तो वाई की वैल्यूज़ की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो वाई हमारा क्या होगा 63 है। इसका वाई की वैल्यू में जब बात करें हम कांस्टेंट टर्म की, तो हमारे पास कितना है 63 है। तो 63 का जब हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो दो पार्ट्स में किस तरह से डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना है 63 आए, और साइन कौन सा यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन इसका मतलब प्लस करने पर कितना आना चाहिए आपका, प्लस करने पर आना चाहिए आपका 16 आ जाना चाहिए। तो आपके दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड होगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या बनेगा। यहाँ पे तो आपका बनेगा 9 और 7, ठीक है, क्या बनेगा आपका यहाँ पे 9 और 7 बन जाएगा। तो दोनों को अगर हम बात करें मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आ जाएगा नो डाउट। उसके बाद अगर दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 16 आपकी वैल्यूज़ आ चुकी होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे साइन लगाने की। तो साइन भी लगा लेते हैं यहाँ पे। तो आपका माइनस का साइन है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस का स्टार्टिंग में आपका साइन था बी के साथ में, इसलिए चेंज नहीं होगा, तो वैल्यूज़ क्या आ जाएगी पॉजिटिव ही रहेगी। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक्स की जो वैल्यूज़ है आपका, अगर हम बात करें 7 का कंपेयर करते हैं यहाँ पे किससे 9 से कंपेयर करते हैं। तो 7 का कंपेयर हम करेंगे किससे 9 से, ठीक है। उसके बाद 7 का कंपेयर करेंगे किससे हम प्लस के 7 से भी करेंगे, तो ये कर लिया। उसके बाद बात करें, इसके बाद में 7 का कंपेयर हो चुका है दोनों से। उसके बाद 6 का कंपेयर करेंगे हम, तो प्लस का 6 का कंपेयर करेंगे किससे प्लस के 9 से, और प्लस के 6 का कंपेयर करेंगे हम प्लस के 7 से, सॉरी प्लस के 7 से। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं। तो इस केस में बात करें तो यहाँ पे y हमारा बड़ा हो जाएगा, इस केस में दोनों बराबर हो जाएंगे। इस केस में बात करें तो यहाँ पे y हमारा बड़ा हो जाएगा, और इस केस में बात करें तो यहाँ पे y बड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास दो रिलेशन यहाँ पे यानी कि दो तरह के साइन हमारे पास बन रहे हैं। एक तो आपका बन रहा है लेस देन, और एक बन रहा है आपका इक्वल टू। तो हमने देखा था कि जब भी ये दोनों साइन मिलते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाता है लेस देन इक्वल टू। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा x इज लेस देन इक्वल टू y। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। चलिए तो हमारा नेक्स्ट सवाल आ चुका है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये भी देख लेते हैं। अभी तक जो हमने सवालों में डिस्कस किया था उनमें क्या था कि आपका जो एक्स स्क्वायर या जो वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट था वो वहाँ पे कितना था 1 था। लेकिन अगर हम बात करें इस सवाल में, तो इस सवाल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 नहीं है, कुछ और वैल्यूज है। तो इस तरह के जब सवाल आपके पास आएंगे तो उनको किस तरह से सॉल्व करना है। देखो कॉन्सेप्ट वही है, चीज़ें वही हैं, आपको बस थोड़ी सी चीज़ें हैं जो वो ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है इस तरह के सवालों में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपका एक्स स्क्वायर वाला कॉफिशिएंट है और आपका जो ये कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों नंबर्स को आपको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 × 3 आपकी वैल्यू बनेगी, यानी कितनी वैल्यूज आ चुकी है आपके पास में 6 आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, इस 6 को जो है दो पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो उन दोनों नंबर्स को क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, लेकिन आपके साथ कांस्टेंट वाले टर्म के साथ कौन सा साइन है माइनस का साइन है। इसका मतलब माइनस करने पर वो वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, यहाँ पे वो आनी चाहिए आपकी यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट यानी कि 5 आपकी वैल्यू आनी चाहिए। तो इसके दो पार्ट्स क्या क्या डिवाइड हो सकते हैं, तो देखो यहाँ पे एक तो हो सकता है आपका 3 और 2, और दूसरा पार्ट आपका क्या बन सकता है 6 और 1। तो दोनों में अगर आप देखो तो दोनों ही केसेस में मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है आपके पास में, वो वैल्यूज आपके पास जो आ रही है वो आ रही है 6, यानी 3 × 2 भी आपका 6 बनेगा और 6 × 1 भी आपका 6 बनेगा। लेकिन हमें जो 5 लेके आना है वो कैसे लेके आना है सब्ट्रैक्ट करके, यानी माइनस करके। तो बट अगर हम बात करें पहले वाले की, अगर हम बात करें यहाँ पे 3 और 2 की, तो 3 और 2 के केसेस में आपका जो 5 बनेगा वो कैसे बनेगा प्लस करके। तो आपको क्या लेके आना है माइनस करके। इसका मतलब आपका जो 3 और 2 वाला है वो आपका फैक्टर नहीं होगा, दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होंगे। तो आपका जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा 6 और 1, और इनको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी वैल्यूज़ कितनी आएगी 5 आपकी वैल्यूज़ आ जाएगी। अब बात करते हैं इसके बाद आगे। तो इसके बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ तक तो हमने अभी तक सॉल्व कर लिए थे पिछले सवालों में भी, लेकिन इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि जो आपका एक्स स्क्वायर या जो भी वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है
उस कॉफिशिएंट से भी आपको इन फैक्टर्स को, इन पार्ट्स को डिवाइड करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उस केस में आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे, अब आपका जो कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो कितना है, आपका एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो है आपका 2। तो इसका मतलब जो आपने फैक्टर बनाए हैं 6 और 1, उनको क्या करना है, आपको इस 2 से डिवाइड भी करना है। तो आपने अब क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया है इन दोनों टर्म्स को। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन लगा देते हैं। तो साइन आपके लगेंगे वो क्या होंगे, आपके बी का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन माइनस है, बी का साइन आपका माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, आपका प्लस आएगा। अब सी का साइन आपका क्या है, यहाँ पे ए भी माइनस है, लेकिन बी आपका क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, इसकी वजह से आपका सी का साइन चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे साइन भी क्या आएगा, माइनस का माइनस। उसको फर्दर सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 3 और माइनस का 1.5 आपकी वैल्यूज़ आ चुकी होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे y के लिए। तो y के लिए भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या बोला मैंने आपको, इन दोनों नंबर्स को हमेशा मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आएगा, 4 × 15 आपकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 60। अब मुझे क्या करना है, 16 को 2 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, 60 आए। लेकिन आपका यहाँ पे कांस्टेंट के साथ साइन कौन सा है, प्लस का। इसका मतलब आपका जो प्लस करने पर जो वैल्यूज़ आएगी वो कितनी आनी चाहिए, यहाँ पे वो आपकी आनी चाहिए, यहाँ पे 16 आपकी वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो 60 के ऐसे 2 पार्ट्स क्या होंगे कि जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 60 आए और ऐड करने पर 16 आए। तो वो 2 वैल्यूज़ क्या होंगी, आपकी 10 और 6 आपकी 2 वैल्यूज़ हो जाएंगी। अब बात करें यहाँ पे इसके बाद में, तो मैंने आपको क्या बोला कि जो एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के जो कॉफिशिएंट होगा उस कॉफिशिएंट से भी आपको इन फैक्टर्स को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कॉफिशिएंट कितना है, 4 है। इसका मतलब आपको क्या करना है, ईच टर्म को 4 से भी डिवाइड करना है। तो ये हमने डिवाइड कर दिया है। इसके बाद हम साइन लगा लेते हैं। तो साइन क्या आएगा, यहाँ साइन कौन सा है, बी के साथ में तो प्लस का है, तो उसके साथ क्या आएगा आपका आंसर, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अगर आपके पास सी की बात करें तो सी के साथ साइन कौन सा है, नेगेटिव, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका बी का साइन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 5, और ये 2 बार हो जाएगा। और इसको भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं, आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 और 2, यानी कितना हो जाएगा, 5/2, यानी कि पॉइंट का 2 माइनस का 2.5 हो चुका होगा। और जो कितना आ जाएगा, माइनस का 1.5। तो मेरे पास x की और y की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करना है। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं यहाँ पे x की फर्स्ट वैल्यू के लिए। तो x की फर्स्ट वैल्यू का मुझे क्या करना है, y की दोनों वैल्यूज से, फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू से कंपेयर करना है। तो देखो x की जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है, और y की जो दोनों वैल्यूज़ है वो क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब अगर मैं जब भी कंपेयर करूँगा y की फर्स्ट वैल्यू का, सॉरी x की फर्स्ट वैल्यू का y की दोनों वैल्यू से, तो हर केस में मेरा क्या होगा, x जो पॉजिटिव है वो हमेशा बड़ा आएगा। तो इसका मतलब हर बार मेरा यहाँ पे क्या बनेगा, उस केस में फर्स्ट वैल्यू के लिए x की वो क्या होगा, x इज़ ग्रेटर देन y मेरा बनेगा। उसके बाद बात करते हैं x की सेकंड वैल्यू के लिए, माइनस का 0.5 की, उसका कंपेयर करते हैं हम y की दोनों वैल्यू से। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट के कंपेयर करने की। तो 0.5 जो है माइनस का, उसका कंपेयर कर लेते हैं हम किससे, माइनस के 2.5 से। तो उस केस में क्या होगा हमारे पास में, उस केस में हमारा पास क्या होगा कि जो माइनस का 0.5 है वो 2 माइनस की 2.5 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि x हमारा यहाँ पे बड़ा हो चुका होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड के साथ कंपेयर करने की, x की सेकंड वैल्यू से, तो बात करते हैं यहाँ पे उस केस में भी आपका क्या होगा, x जो होगा वो आपका वो y से बड़ा हो जाएगा। तो हर केस में हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे जो x है वो हर केस में y से बड़ा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन y हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सवाल के लिए। इसी तरह का एक और सवाल हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो देखो नेक्स्ट सवाल जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे 16 है आपका दे रखा है, और 16x² माइनस 8x प्लस 1, वही मैंने आपको क्या बताया, दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आएगा, 16 × 1, 16 आ चुका होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, 16 को 2 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है जहां पर मल्टीप्लाई करने पर वो कितना है, 16 आए। लेकिन आपके पास क्या है, कांस्टेंट के साथ साइन प्लस का। इसका मतलब प्लस करने पर कितना आना चाहिए, यहाँ पे आपकी वैल्यू वो आनी चाहिए, आपकी 8 यहाँ पे वैल्यूज आनी चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बात करते हैं 2 पार्ट्स ऐसे क्या बनेंगे। तो देखो यहाँ पे वो बनेंगे हमारे पास 4 और 4, दोनों को यहाँ पे आप ऐड कीजिए, 4 आ चुका होगा, और मल्टीप्लाई कीजिए, 16 आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब बात करते हैं यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको डिवाइड भी करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है किससे, x² के कॉफिशिएंट से, यानी कि 4 को डिवाइड करेंगे 16 से, 4 को डिवाइड करेंगे आप 16 से। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे साइन लगाना है। तो साइन किस लगेगा आपका, वो भी देख सकते हो, माइनस है तो इसका मतलब प्लस हो चुका है, प्लस है, माइनस होने की वजह से क्या होगा, b माइनस होने की वजह से साइन चेंज नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे प्लस आएगा। उसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/4 इसकी वैल्यू आएगी, और 1/4 यानी कितना होता है आपका यहाँ पे माइनस का प्लस का 0.25, दोनों जगह कितना आएगा, प्लस का
5 आपकी वैल्यू आएगी x की। अब बात करते हैं यहाँ पे हम y के लिए, तो y की वैल्यू क्या बनेगी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू बनेगी 100। अब 100 को दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, वो आए आपका 100, लेकिन आपके साथ साइन कौन सा है, कॉन्स्टेंट में प्लस का, इसका मतलब प्लस करने पर कितना आना चाहिए आपके पास में वैल्यू, वो आनी चाहिए आपकी यहाँ पे 20 आनी चाहिए। तो जब आपके पास प्लस की वैल्यू 20 आएगी तो कैसे करेंगे आप इसको डिवाइड, तो मैं ऐसे ले सकता हूँ 10 और 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करोगे 10 इंटू 10 तो आपका 100 बन जाएगा, और जब आप प्लस करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 20 आपकी हो जाएगी। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे आपको क्या करना है, वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट से इनको डिवाइड भी करना है। तो 10 डिवाइडेड बाई 100 आपकी वैल्यू आ चुकी होगी दोनों जगह। अब मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है, इसके बाद मुझे क्या करना है, साइन लगाना है। तो साइन मुझे पता है किस तरह से लगाने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और अगर यहाँ पे बात करें प्लस है तो आपका यहाँ पे एज इट इज़ वैल्यूज़ आएगी, रियल वैल्यूज़ होगी आपके पास। इसको फर्दर सोल्व करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 0.1 और ये भी हो चुका होगा प्लस का 0.1। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आपकी बात करें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे प्लस का 2.5 है, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, दोनों ही केसेस में सेम है, और x की दोनों वैल्यूज केस में सेम है। तो बात करें यहाँ पे, तो मैं एक वैल्यू का किसी भी एक वैल्यू से कंपेयर कर लेता हूँ। तो x की वैल्यू क्या है 2.5 है, और y की वैल्यू माइनस का प्लस का 0.1 है। तो दोनों केसेस में अगर हम बात करें तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, x वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ क्या आपका क्या हो जाएगा आंसर, x इज ग्रेटर देन y आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सवाल आपको सॉल्व करने हैं। अब बात कर लेते हैं एक और सवाल पे, नेक्स्ट सवाल जब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, ये नेक्स्ट सवाल भी आपका उसी तरीके का है, और सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही चीज़ आपकी आ जाएगी। 3 इंटू 16 कितना आ चुका है आपका, 48 आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब इसके बाद बात करें यहाँ पे, तो 48 को आपको क्या करना है, दो पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर ये कितना आ जाए आपके पास में 48 आ जाए। लेकिन अगर आप बात करें यहाँ पे साइन कौन सा है, कांस्टेंट वाले के साथ नेगेटिव है, इसका मतलब माइनस करने पर वो क्या आना चाहिए, 8 आपकी वैल्यूज आनी चाहिए। तो वो वैल्यूज कैसे आएगी, तो आपको क्या करना है, दो पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। तो कैसे आ जाएगा आपका, आपको यहाँ पे लेना है 12 और एक आएगा 4, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, नो डाउट आपका 48 आ जाएगा। और आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, वो आ जाएगी आपकी यहाँ पे 8 आपकी आ चुकी है। अब बात करते हैं यहाँ पे हमने क्या बताया आपको कि एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना है। तो ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, और इसको भी 3 से आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी। उसके बाद में हमें क्या करना है, साइन लगाना है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस आ चुका होगा, यहाँ माइनस का साइन है तो आपका माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि आपका बी जो है वो नेगेटिव है, इसलिए आपका सी का साइन चेंज नहीं होगा। अब इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा +4, और इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी यहाँ पे, वो आएगी आपके माइनस का 1.33 आ जाएगा। सेम एज इट इज़ हम बात करते हैं वाई के लिए भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या आएगा, 3 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर आप 3 और 28 को मल्टीप्लाई करोगे तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपका नंबर क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, और आपको फैक्टर करने में दिक्कत आएगी। जब भी आपको अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है कि फैक्टर करने पे, जब मल्टीप्लाई करने पर जब नंबर बड़ा हो जाता है, और उस केस में अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि फैक्टर कैसे करेंगे, यानी कि वो दो नंबर्स क्या होंगे, कैसे निकाले जाएंगे, तो उस केस में आप एक काम कीजिए, नंबर्स को मल्टीप्लाई मत कीजिए, बल्कि आप क्या कर दीजिए, सभी को प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर दीजिए। प्राइम फैक्टर्स में कैसे, कि यहाँ पर जैसे मैं बात करता हूँ 3 आपका ऑलरेडी प्राइम है, 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, 7 × 2 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे प्राइम फैक्टर हो चुका है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आएगा, नो डाउट 3 × 28 बनेगा ही। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस का है, तो प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 19 आना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे 3 और 7 को ले लेता हूँ, तो कितना आएगा 21, और इधर कितना आएगा 4, तो 21 और 4 प्लस करने पर कितना आएगा 25 आपकी वैल्यू आएगी। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, प्लस करने पर 29, प्लस करने पर 19 आना चाहिए। अब आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी अगर आपको दो नंबर्स को प्लस कर कर कोई तीसरा नंबर लेके आना था, उसका मतलब ये हुआ कि जो आपके दोनों नंबर्स हैं वो रिजल्ट वाले नंबर से छोटे होंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको दो नंबर्स को, किसी भी दो नंबर्स को प्लस करके कितना लाना है, 19 लेके आना है, तो उस केस में वो दोनों नंबर्स 19 से कम होंगे। क्योंकि अगर एक भी नंबर 19 से ज़्यादा हो गया तो प्लस करने पर रिजल्ट और भी बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो 3 और 7 है वो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते एक साथ, ठीक है। तो वो एक साइड नहीं आ सकते, तो वो दोनों अलग अलग आएंगे। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे 3 एक तरफ आएगा और 7 एक तरफ आएगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो वो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, तो मैं बोलता हूँ 3 को एक साथ ले लेता हूँ, और 3, 2 और 2 को ले लेता हूँ यहाँ पे। तो कितना आएगा मेरे पास, 3 × 2 × 2 यानी कितना आ जाएगा मेरे पास 12 आ चुका होगा।
अब मेरे पास 12 है तो अगला बचेगा क्या हमारे पास में 7, तो ये आपका 7, तो 12 + 7 कितना आ रहा है 19, बिल्कुल। तो इसका हमारा वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 12 और 7, हमारे पास में दो फैक्टर्स हमारे बन चुके होंगे। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था डिवाइड करना है, तो क्या करना है आपको डिवाइड करना है 3 से, और यहाँ भी डिवाइड करना है आपको 3 से डिवाइड करना है। अब इसके बाद क्या करना है आपको साइन लगाना है, तो साइन क्या लगेंगे यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आ चुका होगा। इसको फर्दर लिख लेता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी प्लस का 4 आ चुका होगा, और इसको मैं अगर लिखूँ तो प्लस का तो कितना आएगा ये 2.33 इसकी वैल्यूज़ आ चुकी होगी। अब हमें क्या करना है यहाँ पे ईच वैल्यू से कंपेयर करना है, तो कर लेते हैं यहाँ पे। तो +4 का जब कंपेयर करेंगे y की +4 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x और y बराबर हो जाएगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करें यहाँ पे x का +4 जो है उसको कंपेयर करेंगे 2.33 यानी कि y की सेकंड वैल्यू से, तो उस केस में हमारा क्या होगा x जो है वो y से बड़ा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट, तो x की जो वैल्यू है सेकंड वैल्यू जो है वो क्या है नेगेटिव है, और y की जो दोनों वैल्यूज़ है वो क्या है पॉजिटिव है। तो उस केस में हमें पता है कि जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो हमेशा बड़ी होती है नेगेटिव वैल्यू से। इसका मतलब दोनों ही केसेस में कंपेयर जब हम करेंगे तो y जो है वो आपका बड़ा आएगा x के कंपेयर में। तो हमें पता है कि अपोजिट साइन बन चुके हैं, अपोजिट साइन जैसे ही बन जाएंगे आपके, तो हमें क्या बोला था कि आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश, यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, आपका रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए, तो एक और सवाल से आपका भी और क्लियर हो जाएगा। देखो अभी तक जो सवाल थे वहाँ पे उस केस में आपका जो वैल्यूज था यहाँ पे पॉइंट्स में नहीं था, लेकिन यहाँ पे बात करें तो आपकी बात जो आ रही है इक्वेशन क्वाड्रेटिक उसमें क्या है पॉइंट्स की वैल्यू। तो सबसे पहले आपको फैक्टर्स करने हैं, तो अगर आप पॉइंट्स में फैक्टर करने जाओगे तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले आप काम कीजिए इस पॉइंट्स को हटा दीजिए। तो पॉइंट्स को कैसे हटाएगा, देखो पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स हैं आपके पास में 1 है, तो इसका मतलब इस टर्म्स को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। या आपको पॉइंट हटा दीजिए तो यहाँ पे नीचे डिवाइड में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, फिर आपको उसको 10 से मल्टीप्लाई। तो मैं पूरी टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरी जो एक्सप्रेशन बनेगी वो क्या बनेगी 10x² - 69x + 117 = 0। हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी इस तरह की हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, आपको जो है क्या करना है 10 और 117 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा ये नंबर, ठीक है 1170। लेकिन जब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने की बात आएगी, तो जब मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और मुझे डिवाइड करके क्या लाना है प्लस करके 69 लाना है, तो उस केस में मुझे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि मैं उस केस में इतना नंबर सोच नहीं सकता या आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि कौन सा नंबर यहाँ पे वो दो बनेंगे। तो मैंने आपको उसके लिए क्या बताया था प्रॉब्लम, कि आपको क्या करना है आपको सारे के सारे टर्म जो है वो प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर देने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे ईच टर्म्स को, ठीक है। तो यहाँ पर 10 आपका क्या हो जाएगा 5 × 2 हो जाएगा, और 117 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 13 × 3 × 3 आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब हमारे पास ये नंबर्स आ चुके हैं। अब इन नंबर्स का यूज़ करके यानी इस तरह से हमें एक कॉम्बिनेशन बनाना है कि हमारा जो सम करने पर वैल्यू बने वो कितनी आए 69 आ जाए। वो कितनी आ जाए 69 आ जाए। तो हमें पता है कि प्लस करने पर लाना है, इसका मतलब जो दोनों नंबर्स होंगे वो क्या होंगे 69 से कम होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें 5 × 2, अगर हम बात करें इन दोनों नंबर्स को, इन दोनों और इन तीनों को, तो आपका आंसर नहीं बनेगा। तो उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 5 × 3 ले लेते हैं, तो वो भी आपका नहीं बनेगा क्योंकि 65 हो जाएगा। लेकिन आपका बात करें यहाँ पे तो उसके बाद आपको 4 होगा, लेकिन आपके पास जरूरत होगी ज़्यादा। तो हम इस पर डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि कौन सा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम सोचते हैं कौन सा आंसर होगा। तो आपको देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको अगर ध्यान दो तो आपको लास्ट में कितना लाना है 69 लाना है। इसका मतलब आपकी अगर बात करें देखो आपको यहाँ पे 69 है तो लास्ट में आपके पास कितना आ रहा है 9 आ रहा है। और अब बात करें यहाँ पे आपका जो है फैक्टर्स में, इसमें क्या आ रहा है एक 5 आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो सकती है कि जब 5 का टर्म्स होगा तो लास्ट में कितना आएगा आपके पास में, या तो 0 आएगा या 5 आएगा, ठीक है। एक टर्म्स में आपका क्या आ जाएगा, क्योंकि 13 और 13 और 5 दोनों एक साइड नहीं हो सकते, मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो उस केस में एक तरफ तो 5 होगा और एक तरफ तो 5 से कुछ नंबर मल्टीप्लाई होंगे और एक तरफ 13 से कुछ नंबर मल्टीप्लाई होंगे। और जब दोनों का सम करेंगे तब वैल्यू कितनी आएगी आपकी यहाँ पे 69 आएगी। तो इसका मतलब या तो यहाँ पर आपका जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में या तो 0 आएगा या 5 आएगा। कितना आएगा 0 या 5 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात करूँ तो जब 0 आता है तो यहाँ पे लास्ट में आपका कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। 13 वाले टर्म्स में लास्ट में कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, तभी जाके आपका लास्ट में 69 बनेगा। या अगर आपका 5 आ रहा है यहाँ पे तो उस केस में यहाँ कितना आना चाहिए 4 आपका वैल्यू आना चाहिए, तभी आपका लास्ट में 69 बनेगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ यहाँ पे
कि मैं यहाँ पे लेके आता हूँ कि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं 13 इंटू 3 कर देता हूँ, मेरे पास कितना आ गया 9 आ गया, यानी कि 69 39 हो चुका है मेरे पास। यहाँ पे मेरे को क्या करना था 13 वाले टर्म्स में 9 लाना था, तो 9 आ चुका है। एक बार इसको मैं चेक कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद बात करता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। चलिए तो कितना आ चुका होगा 10 आ चुका होगा, और इन दोनों के बाद 10 को उससे मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 30 आ चुका होगा। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ बनी है वो क्या बनी है हमारे पास में, ठीक है। तो एक तो हो गया 30 और एक हो चुका है हमारे पास में 39। तो देखो यहाँ पे अगर दोनों को जब ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में 69 आ रही है। तो दो वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई 69 आ गई, और प्रोडक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यूज क्या आएगी, वही सेम आएगी 1117 आएगी। तो हमारे पास दो पार्ट्स क्या डिवाइड हो चुके हैं 30 और 39। तो चलिए यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, तो दो पार्ट्स हमारे क्या बनेंगे यहाँ पे। चलिए हमने क्या बोला, बड़ा वाला वैल्यू पहले रखना है, तो 39 और दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 30 आपका आ चुका होगा। अब हमें साइन लगाना है, तो साइन कैसे बन जाएगा हमारे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे साइन कौन सा है आपका माइनस का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो चुका होगा, और यहाँ प्लस का है तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि आपका बी जो है वो क्या है आपका यहाँ पे नेगेटिव है, तो साइन चेंज नहीं होगा। तो एक्स की दो वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में, वो आ चुकी है 39 और 30 आ चुकी है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं, हम सेकंड एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। तो सेकंड एक्सप्रेशन की जब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो सेकंड एक्सप्रेशन में क्या होगा आपके पास में, ठीक है। तो सेकंड एक्सप्रेशन भी आपको सॉल्व कर लीजिए, वहीं पे आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड एक्सप्रेशन में भी आपका क्या है, पॉइंट्स में वैल्यूज आपको दे रखी है। पॉइंट्स में जब वैल्यूज आपको दे रखी है तो उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उन पॉइंट्स को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे हम यहाँ पे पॉइंट्स को, तो वो देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पॉइंट्स को क्या करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी टर्म्स को, तो 10 क्या आ जाएगा 10y² माइनस 102y प्लस 108 इक्वल टू 0 आपका वैल्यूज आ जाएगा। अब उसके बाद बात करें यहाँ पे सॉल्व करने की, तो देखो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे तो पूरा टर्म जो होगा वो 2 से कैंसिल आउट हो रहा है। तो उसको पहले मैं 2 से कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो कितना आएगा 5y² माइनस 51y प्लस कितना आएगा 54 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो पहले किसको करूँगा मैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 5 इंटू 54, मैंने क्या बोला वही, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, तो इसका हम कहते हैं यहाँ पे फैक्टराइज कर देते हैं उसको प्राइम फैक्टराइज में। तो कितना आएगा, तो कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 2, फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे 3, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद बात करें यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, दो पार्ट्स में इस तरह से तोड़ना है कि साइन कौन सा यहाँ पे प्लस है, तो यानी कि प्लस करने पर आपकी वैल्यूज क्या आनी चाहिए, यहाँ पे प्लस करने पर आपकी वैल्यूज जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए 51 आनी चाहिए। दो पार्ट्स में कैसे तोड़ेंगे वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि 5 इंटू 3 कितना आ रहा है 15, और 15 अगर बात करें 15 तो 15 इंटू 3 बात कर लेते हैं यहाँ पे, 15 इंटू 3 हमारा कितना बनेगा यहाँ पे 45 हो जाएगा। अगर ये 45 है तो अगली वैल्यू क्या आनी चाहिए 6 आनी चाहिए, तो बिल्कुल नो डाउट 6 बन रही है। इसका मतलब आपके पास वैल्यूज क्या आ गई है, यहाँ पे आपके पास में 45 और 6 आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। तो आप यहाँ पे अब सॉल्व कर लेते हैं कि आपके पास दो पार्ट्स आ चुके हैं, 45 एंड 6 आपका आ चुका है, ठीक है। तो 45 इंटू 6 आपकी दो वैल्यूज आ चुकी है, तो 45 और 6 वैल्यू आ चुकी है। अब साइन हम लगा देते हैं यहाँ पे। तो साइन आपका जो लगेगा वो किस तरह से लगेगा, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को लेके। तो आपके जो साइन लगेंगे वो कैसे लगेंगे, पहले जो है बी वाले टर्म्स के साथ क्या है साइन आपका नेगेटिव है, इसका मतलब 45 के साथ आपका वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर बात करें यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सी के साथ साइन कौन सा है पॉजिटिव है, लेकिन बी के साथ नेगेटिव होने की वजह से आपका साइन चेंज नहीं होगा, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव का पॉजिटिव आएगा। अब उसके बाद हम कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे। तो जब ईच की बात करें यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू है 39, वो अगर उसका कंपेयर हम करेंगे वाई की ईच वैल्यू के साथ में, तो 39 का कंपेयर जब हम करेंगे 45 के साथ, तो उस केस में आपका वैल्यू क्या आएगा, एक्स जो होगा वो क्या होगा आपका छोटा हो जाएगा, किससे वाई से छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे 39 का कंपेरिजन करेंगे किससे 6 से, तो उस केस में क्या होगा एक्स आपका क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा किससे वाई से। तो आपके यहाँ पे साइन कौन सा बन गया अपोजिट साइन बन चुका है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी इस तरह का साइन बनता है तो उस केस में आपका आंसर लगाओगे रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश आपका आंसर हो जाएगा। जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश। तो ये आपका आंसर हो चुका होगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट सवाल की, तो नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। जब आपके पास इस तरह के सवाल आते हैं अंडर रूट वाले सवाल जब आपके आते हैं, तो इस तरह के सवालों को सोल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको जब फैक्टराइज करने हैं तो इसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि अंडर रूट आपके साथ में आ चुका है, तो फैक्टर करने में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो फिर इस तरह के जब सवाल आपके सामने आएंगे तो उनको किस तरह से सोल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जब भी आपके पास इस तरह के सवाल आते हैं तो इसके लिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट रखिए ध्यान, बिल्कुल ईजी सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है वही आपका 36 के फैक्टर करने हैं। लेकिन जब आप 36 के फैक्टर करोगे तो सबसे पहले आप क्या कीजिए इस 36 को डिवाइड कर दीजिए। किससे कर दीजिए? जो आपका x के कोफिशिएंट जो आ रहा है
जो x के कॉफिशिएंट में जो अंडर रूट टर्म्स वाली आ रही है उसके स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दीजिए। इसका मतलब आपका जो अंडर रूट वाला टर्म कितना है, अंडर रूट 3 है, इसके स्क्वायर कितना आएगा, इसका स्क्वायर 3 आएगा। 3 से जब इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 12 आ चुकी होगी। अब हम क्या करेंगे, इस 12 के दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 12 के दो पार्ट्स में जब आप डिवाइड करोगे तो अंडर रूट 3 आपका हट चुका है, आपने डिवाइड कर दिया था, तो आपका बचा क्या यहाँ पे, ओनली 7 बचा। तो आपको क्या करना है, 12 को इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आए आपका, वो 12 आए। लेकिन आप जब उनको सॉल्व करोगे, क्या प्लस करके या माइनस करके, तो यहाँ पे देखो आपका साइन कौन सा आ रहा है, प्लस है, कांस्टेंट वाले टर्म के साथ। तो प्लस करके जो आपका साइन आएगा, यानी प्लस करने पर जो दो नंबर आएंगे उनका सम जो आएगा आपका वो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो वो दो टर्म्स आपके क्या हो जाएंगे वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 4 और 3 लिख सकता हूँ। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मेरा वैल्यू कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, बिल्कुल। और बात करें दोनों को सम करने की, तो सम करने पर कितना आएगा, 7 आ जाएगा। इसका मतलब मेरे दो फैक्टर जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 और 3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो अंडर रूट वाला टर्म था, इसका मतलब जो आप फैक्टर करोगे तो उस केस में भी अंडर रूट आएगा। तो आपने डिवाइड किससे किया था, अंडर रूट 3 के स्क्वायर से। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे अंडर रूट 3 से ईच टर्म को मल्टीप्लाई भी कर देना है। क्या करना है, अंडर रूट 3 को ईच टर्म से भी मल्टीप्लाई करना है, ईच फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। तो आपका जो एक्चुअल फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 4 अंडर रूट 3 और 3 अंडर रूट 3। अब आपको क्या लगाना है, यहाँ पे साइन लगाना है। तो साइन जब आप लगाओगे तो साइन को वही चीज़ आपको लगानी, कैसे लगानी है, माइनस दे रखा है यहाँ पे। जब आप माइनस आप यहाँ पे दोगे तो उस केस में क्या आ जाएगा आपके पास वैल्यू, पहले वाले टर्म्स के साथ साइन क्या आएगा, प्लस का आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन आता है। अब मैंने क्या बोला, नेगेटिव होने की वजह से, बी आपका नेगेटिव होने की वजह से जो सी का साइन होगा वही साइन आपका क्या आ जाएगा, छोटे वाले नंबर के साथ आ जाएगा। तो इसका मतलब प्लस का साइन दे रखा है सी के साथ, तो यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ चुका होगा। तो सेम बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल। तो एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी है, 4 अंडर रूट 3 और 3 अंडर रूट 3 आपकी एक्स की दो वैल्यूज आ चुकी है। सेम एज बात करें यहाँ पे, तो वाई की वैल्यू निकाले थे 84 है। मैंने क्या बोला आपको, जो अंडर रूट वाला टर्म्स है इसके स्क्वायर से आपको डिवाइड करना है, यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर से जब आप उसको डिवाइड करोगे तो 3 से आपको डिवाइड करना है। तो कितनी बार जाएगा यहाँ पे, 3 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स। उसके बाद क्या आएगा, 8, 28 आपकी वैल्यूज आ चुकी होगी। ठीक है, अब 28 को मुझे डिवाइड करना है किससे, सॉरी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 28 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे कि जो दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आनी चाहिए वैल्यू, तो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यूज आनी चाहिए मेरी 28 आनी चाहिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात करें जब आपके पास साइन कौन सा है, यहाँ पे प्लस का साइन है कांस्टेंट के साथ, तो उसका मतलब अब आप प्लस करोगे दोनों नंबर्स को, तो प्लस करने पर कितना आना चाहिए आपके पास में, 11 आना चाहिए। तो दो पार्ट्स में डिवाइड करते तो कौन कौन सा होगा, वो 7 और 4 आपका आ चुका होगा। अब मैंने क्या बोला, दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जिस आपने अंडर रूट वाले टर्म्स के स्क्वायर से डिवाइड किया था वही अंडर रूट वाला टर्म आपको ईच टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि क्या आएगा, 7 अंडर रूट 3 और 4 अंडर रूट 3 आपकी वैल्यूज आ चुकी होगी। अब आपको क्या करना है, साइन लगाना है। तो साइन के लिए मैंने आपको वही कॉन्सेप्ट बताया, क्या बताया आपको कि यहाँ पर अगर माइनस का साइन है तो उसका अपोजिट साइन लगाना है आपको, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें प्लस का साइन है तो माइनस की होने की वजह से आपका सेम एज इट इज आएगा, यानी कि प्लस आ चुका होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करना है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे 4 अंडर रूट 3 का कंपेयर करेंगे 7 अंडर रूट 3 से। तो हमें पता है कि यहाँ पे दोनों केसेस में बात करें तो यहाँ पे x जो होगा आपका वो छोटा हो चुका होगा y से। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, तो आपका जो है 4 अंडर रूट 3 है, यहाँ पर कितना है आपका y की सेकंड वैल्यू, वो भी 4 अंडर रूट 3 है। तो उस केस में आपका जो वैल्यू होगा दोनों वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे सेकंड जो आपका एक्सप्रेशन बनेगा दोनों के बीच में रिलेशन जो बनेगा वो होगा x इक्वल टू वाई आ जाएगा। अब बात करें तीसरे केस में, तो तीसरे केस में आपकी बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 अंडर रूट 3 है x की वैल्यू, और y की जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है, 7 अंडर रूट 3। तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, y आपका बड़ा हो जाएगा। और अगर बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, तो 3 अंडर रूट 3 एक्स की फर्स्ट सेकंड वैल्यू है और y की सेकंड वैल्यू जो है 4 अंडर रूट 3 है। तो उस केस में भी आपका जो होगा y आपका यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास दो तरह के साइन बने हैं, एक तो लेस देन वाला और इक्वल टू वाला। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट सवाल के लिए। तो नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट सवाल भी वही तरह का सवाल है यहाँ पे, सेम एज इट इज, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के आपके पास में कॉफिशिएंट दे रखे हैं। तो इसको सॉल्व करना होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे तो वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए वही चीज़ मैंने आपको क्या बताई, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा आपके पास वैल्यू, वो आ चुकी होगी आपके पास में 12 आ चुकी होगी। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब मुझे क्या बोला था मैंने आपको कि जब आपके पास ये वैल्यूज आएगी तो 12 के फैक्टराइज नहीं करने, पहले आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले इस अंडर रूट वाला टर्म से इसके स्क्वायर से आपको डिवाइड करना है, यानी कि अंडर रूट 3 के स्क्वायर से मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे, 4 से, यानी कि 3 आपका यहाँ पे आ चुका होगा। कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। जब 3 से आप डिवाइड करोगे 12 को तो कितना आ जाएगा, सॉरी 3 नहीं आएगा आपके यहाँ पे, 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू आपके पास में 4 आ चुकी होगी। चलिए
अब बात करते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 को डिवाइड करना है, 4 के 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना है वो 4 आ जाए। लेकिन अगर बात करें हम यहाँ पे साइन कौन सा है, कांस्टेंट टर्म के साथ प्लस का साइन है, इसका मतलब प्लस करने पर कितना आना चाहिए, यहाँ पे बचा क्या, √3 तो आप हटा चुके हो, तो बचा क्या यहाँ पे 4 बचा है, तो यानी कि प्लस करने पर भी 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आना चाहिए। तो उस केस में 2 पार्ट्स क्या बनेंगे 4 के, तो वो बन जाएंगे आपके 2 और 2, तो दोनों को प्लस करोगे तब भी 4 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका 4 आएगा। अब मैंने क्या किया था, आपसे बोला था कि फैक्टराइज करने के बाद जिस कॉन्स्टेंट यानी कि जिस अंडर रूट वाली टर्म्स के स्क्वायर से आपने डिवाइड किया था वही अंडर रूट वाली टर्म्स ईच पार्ट के साथ यानी ईच फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आएगा आपके पास 2√3 और 2√3 आपकी वैल्यूज आ चुकी होगी। अब हमें साइन लगाना है, तो साइन का लिए हमें पता है कि प्लस का साइन है, इसके साथ इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ चुका होगा, यहाँ पे प्लस का साइन है तो वो चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका b जो है वो आपका यहाँ पे क्या है, आपका b जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए आपकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे नेगेटिव। तो जो x की 2 वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी, -2√3 और -2√3। लेकिन जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे जो यह फैक्टर्स है इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना था कि यहाँ पर जो आपका कॉफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर जो है उसके साथ जो उसका जो कॉफिशिएंट है उस कॉफिशिएंट के साथ आपको डिवाइड भी करना है। अगर आप डिवाइड नहीं करोगे तो आपका यहाँ पे नो डाउट सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डिवाइड भी करना है, तो यहाँ पे कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 3। तो x की जो 2 वैल्यूज आपके पास आएगी वो क्या आएगी, -2√3/3 और -2√3/3 आ चुकी होगी। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे y की वैल्यूज़ के लिए भी। तो y की वैल्यूज़ में क्या करेंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 3 आपका कितना आ चुका होगा, वही 12 आ चुका होगा। फिर से आपको क्या करना है, वही अंडर रूट वाले टर्म के स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो आपका √3 के स्क्वायर से आपको डिवाइड करना है, तो कितना आ चुका होगा, यहाँ पे वही सिर्फ इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। अब इसको फिर से आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करोगे कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, नो डाउट मल्टीप्लाई करने पर आपकी जो वैल्यूज आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, यहाँ पे 4 आनी चाहिए। लेकिन आपका साइन कौन सा है, यहाँ पे प्लस का साइन है कांस्टेंट के साथ, उसका मतलब प्लस करने पर क्या आना चाहिए, √3 हट चुका है तो बचेगा क्या 4। तो आपका प्लस करने पर वैल्यू कितनी आनी चाहिए, प्लस आनी चाहिए। तो फिर आपका 2 पार्ट्स क्या बनेंगे, वो बनेंगे आपके वही 2 और 2 आपके 2 पार्ट्स बन चुके होंगे। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में, तो आपको क्या करना था, मैंने क्या बताया था, वही अंडर रूट वाले टर्म्स को आपको क्या करना है, ईच फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। तो 2√3 और 2√3। इसके बाद मैंने आपको वही बताया था जो एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर की जो कॉफिशिएंट है उसके कॉफिशिएंट से आपको डिवाइड भी करना है। तो यहाँ आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 और डिवाइडेड बाय 4 आपकी वैल्यूज आ चुकी हुई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे साइन लगाना है, तो साइन भी लगा लेते हैं। तो प्लस का साइन है b के साथ, तो पहले वाले के साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ चुका होगा। लेकिन आपके पास बात करें b का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो जो c का साइन होगा उसका अपोजिट साइन आपका दूसरे वाले नंबर के साथ लगेगा, यानी c का साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ भी क्या आ चुका होगा आपके पास में माइनस आ चुका होगा। अब मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ पे कंपेयर करेंगे इस केस में, तो देखो 2√3 आपकी x की दोनों वैल्यूज जो क्या है वो सेम है और y की जो दोनों वैल्यूज है वो क्या है, सेम है। तो इसका मतलब मेरे को ईच टर्म से ईच टर्म को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप x की किसी भी एक वैल्यू का y की किसी भी एक वैल्यू से कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2√3/4। अब मुझे पता है कि अगर आप बात करें न्यूमरेटर की, तो न्यूमरेटर में दोनों का पार्ट्स क्या है, इक्वल है। इसका मतलब अगर हम बात करें पॉजिटिव में, अगर ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती तो उस केस में अगर दोनों के न्यूमरेटर जो है वो क्या है, अगर सेम है, तो उस केस में हम डिनोमिनेटर देख के बता सकते हैं कि कौन सा वैल्यू छोटा और कौन सा वैल्यू बड़ा होगा। तो पॉजिटिव के केस में क्या होगा कि जिसका डिनोमिनेटर आपका जो होगा वो बड़ा होगा वो वैल्यूज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। लेकिन ये केस किस में बनेगा, आपका पॉजिटिव के केस में। लेकिन जब नेगेटिव केस की बात करें तो यही केस जो होता है इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसका मतलब अगर नेगेटिव केस में अगर आपके पास 2 नंबर नेगेटिव है फ्रैक्शन फॉर्म में और उनके न्यूमरेटर जो हैं वो क्या है, आपके सेम है, तो उस केस में जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे बड़ी हो जाएगी। तो उस केस में देखो यहाँ पे दोनों के न्यूमरेटर सेम है, नेगेटिव केस है, और उस केस में आपका जो डिनोमिनेटर है किसका बड़ा है, यहाँ पे y का। इसका मतलब आपकी जो टर्म होगी यानी कि y वाला पार्ट जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा x इज लेस देन y। तो इस केस में आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा। इस तरह के सवाल जब आपके पास आएंगे तो किस तरह से सॉल्व करोगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल भी वैसा ही आ गया आपके यहाँ पे, सेम कॉन्सेप्ट आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो जब कि यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे 21 है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 कोफिशिएंट है, तो आपका वो वही रहेगा। 21 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 21 यहाँ पे आ चुका होगा। लेकिन जब आप यहाँ पे याद करोगे 21 को, जब 21 को आप डिवाइड करोगे, तो 21 को जब आप डिवाइड करोगे किससे डिवाइड करना है आपको, आपका जो अंडर रूट वाला पार्ट है, अंडर रूट वाला पार्ट क्या है, √7 है, तो √7 के स्क्वायर से आपको यहाँ पे
डिवाइड करना है। जब √7 के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 से डिवाइड करना है, इसका मतलब 3 आ जाएगा। अब 3 को 2 पार्ट्स में आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। जब 3 को 2 पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, किस तरह से करना है कि प्लस करने पर, यानी साइन कौन सा है, प्लस का है, तो प्लस करने पर क्या आना चाहिए आपकी वैल्यू, यहाँ पर -7 तो हट चुका है, √7 तो हट चुका है, तो उसके बाद बात करें प्लस करने पर क्या बचेगा यहाँ पे 4, तो 4 आना चाहिए। तो 3 के 2 पार्ट्स ऐसे डिवाइड करने हैं हमें कि मल्टीप्लाई करने पर 3 आए और प्लस करने पर कितना आए, 4 आए। तो वो 2 पार्ट्स क्या होंगे आपके, 3 और 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 और 1। इसके बाद मैंने क्या बोला था, ये फैक्टर्स करने के बाद आपको जो अंडर टर्म से आपने अंडर के जिस टर्म से आपने डिवाइड किया था स्क्वायर की टर्म से, उसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना था, यानी कि अंडर आपका आ चुका होगा यहाँ पे, और यहाँ पे अंडर आपकी वैल्यूज आ चुकी होगी। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे अब बात करते हैं यहाँ पे साइन की, तो साइन हम लगा देते हैं यहाँ पे, पहला टर्म का साइन बी के साथ साइन कौन सा है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ चुका होगा आपका, पॉजिटिव आ चुका होगा। बात करें यहाँ पे सेकंड में सी के साथ, तो सी के साथ कौन सा साइन आपके पास, प्लस है, लेकिन बी नेगेटिव है इसलिए चेंज नहीं होगा, तो प्लस का प्लस ही आ चुका होगा। तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 √7 और √7 आ चुकी होगी। सेम एज इट इज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हो, 2 × 50। अब इसको डिवाइड करना है, किससे करना है, √5 के स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे √5 के स्क्वायर से यानी कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे, तो वैल्यू आपकी बन जाएगी, वो हो जाएगी 20। अब 20 को हमें क्या करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कैसे, कि मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 20 है, तो आपकी साइन कौन सा है यहाँ पे, माइनस का, यानी कि माइनस करने पर कितना आना चाहिए, माइनस करने पर आना चाहिए आपका यहाँ पे वैल्यू वो आनी चाहिए 8 आनी चाहिए। तो माइनस करने पर जब वैल्यूज आपकी 8 आएगी तो वो कैसे करेगी, आपकी 2 वैल्यूज क्या बनेगी यहाँ पे, वो भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आपको 2 तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे वैल्यू, वो बन जाएगा आपका यहाँ पे 10 और 2। क्या बनेगा आपका 10 और 2, क्योंकि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 20, और अगर जब आप माइनस करोगे तो 10 - 2 आपका वैल्यू कितना आ चुका होगा, 8 आ चुका होगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, वही अंडर रूट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है ईच को, तो √5 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे, तो मैंने आपको क्या बोला था, एक्स स्क्वायर वाले टर्म से आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है, यानी वाई स्क्वायर वाले टर्म से कोफिशिएंट से आपको डिवाइड करना है। तो उस केस में आपकी डिवाइड क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 डिवाइड में आ चुका होगा और यहाँ भी 2 डिवाइड में आ चुका। अब हमें क्या लगाना है, यहाँ पे साइन लगाना है, तो वही कॉन्सेप्ट काम करेगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा माइनस। उसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, मेरे पास 5 √5 हो चुका होगा प्लस का, और ये माइनस का क्या हो चुका होगा, √5 आ चुका होगा। क्लियर है। अब मुझे यहाँ पे कंपेयर करना है। देखो अब मुझे नहीं पता यहाँ पे कंपेयर कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे अगर मुझे नहीं पता कि √7 की वैल्यू क्या आएगी पॉइंट्स में और √5 की वैल्यू क्या आएगी, तो जब आपको कंपेयर करना होगा इस तरह के केसेस में तो कैसे कंपेयर करोगे। देखो यहाँ पे मैं अगर मान लेता हूँ कि 2 नंबर्स आपके पास में, अगर मान लीजिए मैंने बोला एक नंबर 2 है और एक नंबर 3 है। अब अगर हमें इन्हें कंपेयर करने में नहीं आ रहा तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैंने √2 ले लिया और √3 ले लिया। अब मुझे पता है कि √3 जो है वो क्या होगा, आपका बड़ा होगा, लेकिन मुझे मान लीजिए फॉर एग्जांपल वैल्यूज़ नहीं है और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कैसे इनको कंपेयर करें, कौन सी वैल्यू छोटी है कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। तो मुझे पता है कि जब मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा दोनों ही टर्म्स का, तो उस केस में ऑब्वियसली जो वैल्यू बड़ी है आपकी उसका स्क्वायर करने पर वो और बड़ी हो जाएगी दूसरे छोटे वाले नंबर के कंपेयर में। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, दोनों टर्म्स का स्क्वायर कर दूंगा। तो यहाँ पे कितना आ चुका होगा 2 और यहाँ पे कितना आ चुका होगा 3। अब मैं इजीली कंपेयर कर सकता हूँ यहाँ पे कि जो कौन सी टर्म बड़ी होगी कौन सी टर्म छोटी होगी। तो उस केस में आपका 3 बड़ा होगा, इसका मतलब √2 जो है वो √3 से छोटा हो जाएगा। सेम एज इट इज अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फर्स्ट वाली टर्म यानी कि 3 √7 और 5 √5 को कंपेयर करने की, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, अगर प्रॉब्लम आती है तो उस केस में आप दोनों टर्म्स का स्क्वायर कर दीजिए, तो आपकी वैल्यूज़ क्या आ जाएगी यहाँ पे। तो ये आ चुका होगा आपका 9 × 7, तो 9 × 7 कितना आ चुका होगा आपका 63 आ चुका होगा। और अगर इसकी बात करें यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 का स्क्वायर 25 और √5 का स्क्वायर कितना बनेगा आपका, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आएगा 3 √7 का जब स्क्वायर कर दीजिए आप तो कितना बनेगा आपका 9 × 7 यानी कि 63 बनेगा। और अगर इसकी बात करें इसके स्क्वायर की 5 √5 की, तो इसके वैल्यू क्या बनेगा आपका यहाँ पे 25 × 5, 25 × 5 तो कितना आएगा 125। तो उस केस में हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, तो कौन सी वैल्यू बड़ी हो जाएगी यहाँ पे आपकी, इस केस में वैल्यू बड़ी हो जाएगी यहाँ पे y की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, y की बड़ी हो जाएगी जब इसके कंपेयर करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे 3 √7 और माइनस के √5। तो हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो उस केस में आपका जो बनेगा वैल्यू क्या बनेगा, यहाँ पे x पहले वाले में क्या बना था आपका x जो है आपका y से छोटा है, दूसरे केस में क्या होगा x जो है आपका यहाँ पे y से बड़ा है। तो उस केस में आपका जो है यहाँ पे दोनों जगह क्या आ रहा है साइन, आपके दोनों जगह साइन जो है वो अपोजिट आ रहे हैं। तो इसका मतलब आप सीधा सीधा आंसर क्या लगा सकते हो, यहाँ पे रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश आप लगा सकते हो। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पे
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल के लिए। तो नेक्स्ट सवाल की बात करें, जब इस तरह के आपके पास सवाल आते हैं तो इस तरह के सवालों में क्या होगा, देखो इस तरह के सवाल में आपको यहाँ पर कई बार क्या होता है, स्टूडेंट गलती कर देता है। वो गलती क्या करता है वो देख लेते हैं यहाँ पे कि देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मैं अगर इसको सॉल्व करने जाऊँगा तो अब नॉर्मली स्टूडेंट के माइंड में क्या आता है कि वो जब क्या करता है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो वो एक्स की वैल्यू क्या लेता है, 5 लेता है, और जब वाई की वैल्यू जो है √25 है तो उसका मतलब वाई की वैल्यू भी आपकी क्या आएगी, 5 आएगी। तो उस केस में स्टूडेंट आप लोग क्या कर देते हो कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ई है वो सेलेक्ट कर देते हो। जबकि आपको यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको क्या बताया कि जब पहली एक्सप्रेशन की बात करूं मैं यहाँ पे, फर्स्ट एक्सप्रेशन जो आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये कौन सी एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यूज आएंगी वो एक नहीं दो वैल्यूज आएंगी। कौन सी आएंगी, दो वैल्यूज आएंगी। लेकिन अगर बात करें सेकंड एक्सप्रेशन की, तो सेकंड एक्सप्रेशन कौन सी है आपके पास में यहाँ पे, लीनियर एक्सप्रेशन है, यानी कि y की पावर कितनी है 1। इसका मतलब जो y की वैल्यूज आएगी वो सिर्फ एक वैल्यूज आएगी। तो इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे तो x की दो वैल्यूज क्या क्या बनेगी यहाँ पे, तो x की वैल्यूज बनेगी यहाँ पे प्लस का 5 और माइनस का 5। और आप चेक कर सकते हो अगर प्लस के 5 का स्क्वायर करोगे तब भी 25 आएगा, और माइनस के 5 का स्क्वायर करोगे तब भी आपकी वैल्यू क्या आएगी, 25 आएगी। तो x की दो वैल्यूज आएगी +5 और -5। लेकिन अगर y की बात करें तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, √25 कितना होता है हमेशा, 5 होता है। तो आपकी y की वैल्यू क्या आएगी, ओनली प्लस का 5। अब हमें कंपेयर करना है, तो देखो यहाँ पे कंपेयर करोगे तो इस केस में जब प्लस के 5 का कंपेयर करेंगे हम किससे, y के प्लस के 5 से, तो कितना आएगा वैल्यू, x और y जो है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर y की x की बात करें हम, x की सेकंड वैल्यूज़ की -5 की, तो उस केस में जो माइनस की वैल्यू है प्लस की y की जो वैल्यू है उससे आपकी छोटी हो जाएगी। तो x इज़ लेस देन y। तो हमारे पास दो साइन आ चुके हैं, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, x इज़ लेस देन इक्वल टू y हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आपको हमेशा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, इस तरह के केसेस में क्या होगा, जब भी आपके पास इस तरह का सवाल आता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपके जब भी एक एक्सप्रेशन आपकी होगी क्वाड्रेटिक और दूसरी आपकी क्या होगी, लीनियर होगी। जब भी इस तरह का केस बनता है तो आपको क्या करना है, हमेशा जो आपका रिलेशन बनेगा वो बनेगा आपका इस तरह का, यानी कि लीनियर एक्सप्रेशन होगी वो हमेशा या तो बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी। लीनियर एक्सप्रेशन कभी भी छोटी नहीं होगी। तो इस केस में आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज लेस देन इक्वल टू लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। तो नेक्स्ट सवाल भी ले लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखो ये सिंपल सवाल है आपका। यहाँ पे अगर बात करें इसको फर्दर सॉल्व करने की, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8x² दे रखा है आपको यहाँ पे, तो 8x² हो जाएगा, प्लस का 22 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो 6x² हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 24 इज इक्वल टू कितना आ चुका होगा आपका, 0 आ चुका है। उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस का 24 है, प्लस का 22 है, तो दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आ चुका होगा यहाँ पे, और 8 और 6 ये आपका क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2x² माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ चुका होगा, 0। तो x² 2x² इज इक्वल टू कितना आ चुका होगा आपका वैल्यू, वो आ चुका होगा 2। अगर हम बात करें आगे तो x² की वैल्यू कितनी आ चुकी होगी, 1। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, +-1 आएगी। इसी तरह से अगर बात करें यहाँ पर अगर सेकंड वाले एक्सप्रेशन में, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 7y² माइनस 15 माइनस 10y² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +19 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपका 15 माइनस का है, प्लस का 19 है, तो दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, 4 आ जाएगा प्लस का। और जब इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 3y² प्लस का 4 आ चुका होगा इक्वल टू 0 आपका आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, उसको फर्दर सॉल्व करते हैं, दोनों ट्रांसफर कर देते हैं एक तरफ। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3y² इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और अब बात करें यहाँ पे y की वैल्यू तो क्या आएगी, √4/3, लेकिन आगे क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। तो बात करें यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ आ गई। तो मैंने क्या बोला था आपको याद होगा कि जब x की दो वैल्यूज़ आ जाएँ प्लस और माइनस, और y की वैल्यू भी आ जाए प्लस और माइनस, तो उस केस में जो आपका आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो x की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे जो आपका आपकी जो एक्सप्रेशन आपको दे रखी है वो आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखी है, जो पिछले वाले सवाल की तरह ही थी यहाँ पे, क्योंकि x वाली टर्म नहीं है, ओनली x² वाली टर्म है। इसका मतलब यहाँ पे x की दो वैल्यूज आएगी प्लस और माइनस, और यहाँ पे इसी तरह से आपकी y की वैल्यू आएगी प्लस और माइनस। तो आप देख के आंसर बता सकते थे कि यहाँ पर जो दो एक्सप्रेशन बनेगी, तो x की जो दो वैल्यूज आएंगी वो प्लस माइनस होगी, और y की जो दो वैल्यूज होगी वो प्लस माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए। तो नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट सवाल वही आ गया हमारे पास में, क्या हो जाएगा, आपको क्या दे रखा है, y² इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, 64। तो हमें पता है कि y की दो वैल्यूज आएंगी +-8 आपकी दो वैल्यूज आ चुकी होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड एक्सप्रेशन जो दे रखी है हमें, वो क्या दे रखी है,
एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस 64। तो हमें क्या पता है, वही चीज़ करनी है आपको। 64 जो आपको दे रखा है, इसके दो पार्ट्स आपको डिवाइड करने हैं। तो आप दो पार्ट्स में आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको किस तरह से करना है कि प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 16 आपकी वैल्यूज आनी चाहिए। तो दो पार्ट्स क्या हो जाएंगे, तो 8 और 8 आना चाहिए। तो प्लस करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 16 आ रही है, और मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना बन रहा है, 64 आपका बन गया है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज दो पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन लगाना है। तो साइन के लिए मैंने आपको बताया था, माइनस का साइन है, इसका मतलब अपोजिट साइन आएगा, प्लस आ चुका होगा। और अगर बात करूं यहाँ पे प्लस का साइन है तो उसका अपोजिट साइन क्या बनेगा, यहाँ पे क्या अपोजिट साइन आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है, आपका जो बी है वो नेगेटिव है, इसलिए आपका जो सी का साइन होगा एज इट इज वही साइन आपका यहाँ पर सेकंड वाले के वैल्यूज के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का प्लस आएगा, यानी कि एक्स की दो वैल्यूज आएगी आपके पास में यहाँ पे +8 और +8। अब मुझे पता है कि x की दो वैल्यूज आ रही है +8 और +8, जबकि y की वैल्यूज क्या है, एक +8 और एक +-8 है। तो मुझे पता है कि अगर +8 है, x के वैल्यू जो है वो क्या है, +8 है, वो तो y के +8 के बराबर होगा, यानी कि x बराबर कितना होगा, y। लेकिन y की जो सेकंड वैल्यू है वो -8 है, और इसको जब हम +8 के साथ कंपेयर करेंगे तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि x जो है वो क्या होगा, आपका y से बड़ा हो जाएगा। तो उस केस में जो आपका रिलेशन बनेगा वो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट सवाल के लिए। तो नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरह का जब सवाल आपके पास में आता है तब आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो, ये देखने पे सवाल आपको बहुत टफ लगेगा, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व जब करने जाओगे तो ये बहुत ईजी सवाल है। आपको मतलब आप देखते ही सवाल को सॉल्व कर दोगे, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की। क्वेश्चन में बात करते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन की। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन आपको देखोगे यहाँ पे, तो ये कौन सी एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर कैसे बनाने हैं वही चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, पहले अभी तक वही करेंगे। तो पहले इसको 3 को और 217 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 √17 आपकी वैल्यू बन जाएगी। अब मुझे क्या करना है, 6 √17 के दो फैक्टर्स आपको बनाने हैं। तो दो फैक्टर्स कैसे बनाएंगे आप यहाँ पे, तो मैंने क्या बोला था कि मल्टीप्लाई करने पर 6 √17 आना चाहिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद बात करें यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस का है। तो जब प्लस का साइन है तो उस केस में आपको क्या करना है यहाँ पे कि दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि प्लस करने पर क्या बने आपका यहाँ पे, वो 6, इसका x का कोफिशिएंट क्या है, 6 + √17 बने। तो देखो हम यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमें नंबर ही पता चल गया यहाँ पे क्या है, आपका 6 है और दूसरा क्या बनेगा, √17। इसको प्लस करोगे तब भी एज इट इज़ यही वैल्यू आएगी। तो जब भी इस तरह का सवाल आता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वही प्रोडक्ट की जो नंबर है अगर यहाँ पर भी है आपके पास, तो सेम एज इट इज़ जो आपके पास वैल्यूज़ है x का जो कोफिशिएंट है उसके ईच टर्म जो है वही उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ईच टर्म्स क्या है, आपका 6 है और √17 है, तो दोनों आपका यहाँ पास क्या हो गए, यहाँ पे फैक्टर हो चुके हैं। और आपको क्या करना है, सिंपली आपको साइन लगाना है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x² के कोफिशिएंट्स को डिवाइड करेंगे। तो क्या आएगा, /3 और /3 आपका आ चुका होगा। अब हम साइन लगा देते हैं। तो b के साथ साइन कौन सा है, नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। c के साथ साइन कौन सा है, पॉजिटिव है, तो आपका वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव का पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपकी जो दो वैल्यूज आपकी बनेगी वो क्या बनेगी, आपकी एक वैल्यू तो आएगी प्लस का और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, √17/3 आपकी दो वैल्यूज आ चुकी हैं x की। सेम एज इट इज़ अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड एक्सप्रेशन के लिए, तो मैंने आपको क्या बताया, वही मल्टीप्लाई करना है, 10 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 √17 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 √17 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आएगी, 90 √17। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप देख लीजिए y का कोफिशिएंट क्या है, 18 × 5 √17। तो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या यही वैल्यू आ रही है, बिल्कुल। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, यही आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो दो फैक्टर्स क्या बनेंगे आपके यहाँ पे, 18 और ये क्या बनेगा, 5 √17 आपके दो फैक्टर्स बन जाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, y² के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, यानी कि 10 से आपका डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी 10 से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं साइन लगाने की। तो साइन भी हम लगा देते हैं यहाँ पे। तो पहले साइन क्या लगेगा, माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन है तो एज इट इज़ प्लस का साइन आ चुका होगा। तो वैल्यूज़ क्या आएगी, 1.8 और यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू √17/2 आपकी वैल्यूज़ आ चुकी है। हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो x की वैल्यू क्या है, 2 है और यहाँ y की वैल्यू क्या है, 1.8 है। तो उस केस में मैं आपको बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएगी वो क्या आ जाएगी, आपकी x जो होगा वो ग्रेटर देन y हो चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन की। तो यहाँ पर क्या वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यूज़ आपकी जो है वो 2 है और यहाँ पर क्या है, √17/2 है। तो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि जो √17 है वो √17 ना हो कि √16 है। तो अगर ये √16 मान लेता हूँ मैं इसको,
तो उस केस में √16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4, तो 4/2 कितना आएगा आपके पास में, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 2 आ चुकी होगी। अब मुझे पता है कि यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू जो आपका √16 है इसकी वैल्यू कितनी आती है 4 आती है, लेकिन अगर मैं बात करूँ √17 की वैल्यू, तो √17 की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी आपकी यहाँ पे, वो 4 से ज़्यादा होगी। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 4 से जो वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि मैं मान लेता हूँ कि 4.1 भी अगर उसकी वैल्यू होती है, अगर उसको आप यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू जो क्या होगी वो 2 से ज़्यादा आएगी। वो किससे आएगी, 2 से ज़्यादा वैल्यू आएगी। इसका मतलब जो वैल्यू होगी ये 2 से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो y जो है आपका वो क्या होगा, x से बड़ा हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या बोला था कि दोनों साइन जो आ चुके हैं वो क्या आ चुके हैं, यहाँ पे अपोजिट आ चुके हैं। अगर दोनों साइन अपोजिट आ गए तो उस केस में आप कौन सा आंसर लगाओगे, रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश। तो ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। चलिए आपको बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सवाल, ऐसा एक और ले लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं एक और सवाल के लिए, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। 4 और 3√17 को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 3√17 मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी आपकी, यहाँ पे 12√17 आएगी। अब मैंने क्या बोला, आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कैसे करोगे, वही कॉन्सेप्ट है आपका। यहाँ पे आपको क्या देखना है, x का जो कॉफिशिएंट है उन कॉफिशिएंट को देख लीजिए, क्या उनको मल्टीप्लाई करने पर, उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आपका मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि ये वाला जो नंबर है आपका आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ पे 6 और आपका 2√17 है, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो कितना आएगा, 12√17 आ चुका होगा। इसका मतलब वही दो नंबर इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 × 2√17 आपका वैल्यू आ चुका होगा। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे कि आपका जो नंबर्स होंगे आपको हमेशा पहले बड़ा वाला नंबर रखना है। तो यही चीज़ आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में बस ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा नंबर छोटा होगा। तो मुझे पता है कि √17 × 2 और 6 में से कौन सा नंबर बड़ा होगा, तो वो मुझे पता करना है। तो 6 तो मुझे पता है कि 2√17 की वैल्यू क्या होगी, ये भी मैं देख लेता हूँ। तो देखो मुझे पता है कि √17 की अगर मैं बात करूँ तो √17 को थोड़ी देर के लिए मैं √16 मान लेता हूँ। इसका मतलब जो वैल्यू √17 की होगी वो वैल्यू क्या होगी, √16 से ज़्यादा होगी। तो √16 की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 4 होती है। तो अगर मैं मान लेता हूँ इसको 2√17 की जगह इसको मैं क्या मान लेता हूँ, 2√16 मान लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 4 यानी कि 8 आ चुका होगा। अब 2√16 की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी 6 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब 2√17 तो डेफिनेटली जो है आपका वो 6 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब जो वैल्यूज़ हम रखेंगे वो इस तरह से नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, 2√17 रखेंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे हम, 6 आपका वैल्यू होगा वो छोटा वाला वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, वही x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, यानी 4 से ईच टर्म को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, वो बनेगा √17/2 प्लस और ये बनेगा आपका 3/2, यानी इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 1.5 इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी। अब हमें लगाना है यहाँ पे साइन, तो हम साइन लगा देते हैं। तो देखो यहाँ पे x के साथ यानी कि b का जो वैल्यू, b का जो साइन है वो क्या है, नेगेटिव है यहाँ पे। तो आपका नेगेटिव साइन है तो पहला वाला क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव साइन हो जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे c के लिए, तो c का साइन कौन सा है आपका, यहाँ पे वो साइन है आपका यहाँ पे पॉजिटिव। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, आपकी सेकंड वाली जो वैल्यू होगी वो भी आपकी आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी। क्यों, क्योंकि आपकी जो b की वैल्यू है वो नेगेटिव है। सेम एज इट इज़ अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड वाले एक्सप्रेशन के लिए, तो वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या आएगा, 10 और 3√17 मल्टीप्लाई करेंगे तो यह वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे वो आ जाएगी 30√17। अब हमें क्या करना है, वही चीज़ मैंने आपको देखा था कि जो आपका एक y वाला कॉफिशिएंट है उसके जो कॉफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करिए उसके कॉफिशिएंट को आपस में और चेक करिए क्या 30√17 आ रहा है, बिल्कुल हाँ। तो इसका मतलब वही इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 15 और 2√17 की दो वैल्यूज़ हो जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, वही आपको डिवाइड करना है, आपको किससे, 10 से डिवाइड कर दीजिए और इसको भी 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.5 और यहाँ पर कितनी आ चुकी होगी, √17/5 इसकी वैल्यूज़ आ चुकी होगी। अब इसको फर्दर आपको साइन लगाने हैं, तो साइन लगाएंगे वही चीज़ आएगी आपकी, क्या आएगा, यहाँ साइन कौन सा है, नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा आपके पास में, पॉजिटिव आ चुका होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, पहले आपको चेक करना है कि कौन सा टर्म्स आपके बड़ा है यहाँ पे। तो वो देख लेते हैं यहाँ पे, देखो आपकी बात करें इसको 16 है तो आपका 16 आपको चेक, अगर आप चेक करना चाहो कि आपको कौन सा वैल्यू बड़ा है कौन सा वैल्यू छोटा है, तो इसको मान लेता हूँ मैं कि यहाँ पे कितना आएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आ रहा था 8,
इसका वैल्यू कितना आ रहा था, 2/17 का वैल्यू 8 आ रहा था। अगर 8 है तो इसका वैल्यू लगभग अगर बात करें √17 है तो 8.1 या 8.2 ऐसा कुछ बनेगा, लेकिन वैल्यू जो है वो क्या होगी आपकी 9 नहीं जाएगी, ठीक है, 9 से छोटी ही रहेगी। तो बात करें जब बात करते हैं यहाँ पे 8/5 हम बात करते हैं या 8/8.2 अगर हम बात करते हैं, 8.1 हम बात करते हैं, तो डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो इसकी जो वैल्यूज़ आएगी वो 1.5 से कम ही होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके लिए सॉल्व करने की तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो 1.5 है वो आपका छोटा हो जाएगा। या अगर आप इस तरह से भी कंपेयर करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। मैं आपको स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि एक तो 15 होगा और एक 2/17 आपका वैल्यू हो जाएगा। तो अगर आप स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 225 हो चुकी होगी। और अगर इसकी बात करें तो 2 का स्क्वायर 4 × 17 आपकी वैल्यू आ चुकी है। तो 17 4 जा कितना होता है 68। तो आप बात कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका होगा वो 1.5 वाला पार्ट यानी 15 जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा है। अब मैंने आपको क्या बात की था यहाँ पे साइन, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे प्लस का साइन है, तो उस केस में यहाँ पे क्या आ चुका होगा आपके पास में एज इट इज़ प्लस आ चुका होगा। अब आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है। तो एज इट इज़ आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोग इसको कंपेयर करके सोल्व कर लोगे। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट और लास्ट सवाल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो लास्ट सवाल जो हम बात करते हैं वो यहाँ पर आपको आता है सिंप्लीफिकेशन वाला टाइप का सवाल। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपको जो इक्वेशन दे रखी होगी वो एक्सप्रेशन आपकी क्या होगी यहाँ पे, ना क्वाड्रेटिक होगी ना आपकी लीनियर होगी। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक एक्स की वेरिएबल में आपको एक्सप्रेशन दे रखी होगी, वो एक्सप्रेशन को आपको फर्दर सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको यहाँ पे आंसर लेके आना है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम यहाँ पे, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके बाद करते हैं पहली वाली एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो देखो √x - 18 की पावर 15/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो इसको एक काम करता हूँ, मैं जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको 0 के उस तरफ लेके चला जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या बनेगी, वो आ जाएगी √x और ये वैल्यू कितनी आ चुकी होगी हमारे पास पे 18 की पावर 15/2 अपॉन में एक्स स्क्वायर आ चुका होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास में √x को मैं कह सकता हूँ 1x की पावर 1/2 × 2x²। और यहाँ पे कितना आ चुका होगा 18 की पावर 15/2। अब मुझे पता है कि यहाँ पे जब दोनों का बेस अगर सेम हो, दोनों वेरिएबल का बेस सेम हो, तो उस केस में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगा, x आपका आ जाएगा, पावर कितनी आ जाएगी 2 एंड आपका हाफ जो ऐड होगा वो वैल्यू कितनी आ चुकी होगी 5/2 आ चुका होगा। और इधर कितना आ जाएगा आएगा 18 की पावर 15/2। अब आपकी पावर्स आपस में काट सकते हो यहाँ पे। तो 15 से कितनी बार कटेगा 3 टाइम्स होगा, 2 से 2 कट चुका होगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 18 का क्यूब यहाँ पर वैल्यू आ चुकी होगी। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। उसके बाद बात करते हैं y की वैल्यूज़ की। तो y की वैल्यूज़ भी निकालते हैं, वही ट्रांसफर कर देते हैं हम यहाँ पे। तो वैल्यू क्या आएगी √y = कितना आएगा आपका वैल्यू 19 की पावर 9/2 अपॉन में y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे, पावर कितनी है यहाँ पे √y यानी कि इंटू y = 19 की पावर 9/2 आपकी वैल्यूज़ हो चुकी है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे पावर कितनी है y की, √y में हाफ है और दूसरे वाले में 1 है, तो दोनों की पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो कितनी वैल्यू बनेगी यहाँ पे 1.5 यानी कि 3/2 हो चुकी होगी। और इसका कितना आ जाएगा 19 की पावर 9/2 आपकी वैल्यूज़ आ चुकी है। तो यहाँ से 3 से आपका 9 कट जाएगा 3 टाइम्स, 2 से आपका 2 कट चुका होगा, यानी कि y की वैल्यू क्या हो चुकी होगी आपकी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 टाइम्स कटेगा ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे, तो y की वैल्यू बात करते हैं यहाँ पे 3 टाइम्स नहीं 2 टाइम्स कटेगा, 3 टाइम्स कटेगा ना आपका, बिल्कुल हाँ। तो बात करते हैं यहाँ पे, अब बात करें यहाँ पे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 19 की पावर 3 आपकी वैल्यूज़ आ चुकी है। तो अगर y आप बात करें यहाँ पे कंपेयर करने की, तो यहाँ क्या है आपका दे रखा है 18 का क्यूब और y की वैल्यू क्या आ रही है 19 का क्यूब। तो दोनों में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, y वाला पार्ट आपका बड़ा हो चुका होगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा x > y, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के आपके सवाल जो होते हैं क्वाड्रेटिक बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको कुछ सवाल जो होंगे आपके वो साइन बेस्ड पे सवाल हो जाएंगे और कुछ सवालों में आपको क्या करना होगा, फैक्टर्स आपको करने होंगे। और फैक्टर्स करने का तरीका मैंने बताया, जब भी अगर आपको फैक्टर्स करने में प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कीजिए, ईच पार्ट को प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर दीजिए और फिर वहाँ से एक कॉम्बिनेशन इस तरह का बनाइए जिससे कि आपको जिस पार्ट को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर लाना है वो आप ला सकते हो। बाकी आप इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप अगर ध्यान से इस चीज़ पे अगर प्रैक्टिस करोगे तो सिर्फ आपको एक बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको दोबारा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होगी। और आप इसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आप 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स ला सकते हो। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, इस पर आपका थोड़ा सा कमांड आना चाहिए और कुछ भी नहीं है। तो चलिए आई होप कि आपका आज का सेशन आपको लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, यानी टाइप 2 की बात करते हैं हम एक्सप्रेशन की। तो टाइप 2 का एक्सप्रेशन जो होगा हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और सॉल्व करते रहिए अपने सवालों को।